हफ्ते के पहले दिन बेहद सुस्ती के साथ बाजार में कारोबार बचा है। आखिर 1.5 घंटा कहां होगी आज की क्लोजिंग और क्या करें कल की तैयारी, रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि इंडेक्स पर आज आपने ज्यादा मूव्स नहीं देखी होंगी, बट स्टॉक्स में भरपूर मूव्स बनती हुई दिख रही हैं। नई साल की ऊंचाई पर तो निफ्टी आज आया ही है, रिकॉर्ड से अभी भी थोड़ा डिस्टेंस दूर है। बैंक निफ्टी सुस्ती के बाद अब थोड़ा एक्शन में आ रहा है। तो अनिल जी से यही जानना है कहां पर करना है ज्यादा फोकस, हफ्ते की शुरुआत है, कहां पर एक्शन ज्यादा बन रहा है, इस समय की जो बड़ी बात है पहले बड़ी बातें बता दें, फिर उसके बाद आगे और हम विस्तार से करेंगे बातचीत। बड़ी बात यह कि 18,350 के आसपास वक्त बिताता हुआ निफ्टी न बहुत तेजी के मूड में है, न गिरने की कहीं कोई इच्छा है। 42,000 के ऊपर लगातार टिका हुआ बैंक निफ्टी है, लेकिन अब 42,200 के करीब पहुंचता हुआ। मजबूती कहां से आ रही है? एफएमसीजी ठीक है, आज सरकारी बैंकों में हल्की फुल्की खरीदारी है। एनर्जी स्टॉक्स थोड़े ठीक है। फार्मा इंडेक्स कमज़ोर है, माफ़ कीजिएगा, ये सारे के सारे कमज़ोर सेक्टर है, माफ़ कीजिएगा। एफएमसीजी, सरकारी बैंक, एनर्जी और फार्मा, ये सब के सब बैंक कमज़ोर, ज़्यादा नहीं है, 1% के आसपास तक ही कमज़ोर हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गिरे हों। रियल इस्टेट, मेटल, आईटी, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं, और स्पेशली मेटल और आईटी जो थोड़े ठीक ठाक से बड़े सेक्टर जिनको आप कह सकते हैं, यहाँ से मजबूती आती दिख रही है। करेंसी मार्केट में एक्शन भरपूर है, जिस तरह से आप देखना चाहें वैसे मजबूत होने के बाद रुपया कमज़ोर होता है और अच्छा खासा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। तो आज करेंसी मार्केट में दोनों ही तरफ का एक्शन ज़बरदस्त होता दिखा है। डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे है, 50 से 100 पॉइंट नीचे की रेंज में डाउ फ्यूचर्स पूरे दिन से टाइम पास कर रहे हैं। और यूरोप के बाजार आधा % तक के मजबूत दिख रहे हैं। कुछ कर नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। डीप ने स्टेबल नहीं कर रहे हैं, स्टेबल है, मतलब वहीं पर स्टेबिलिटी आई हुई है। बात। हम भी वैसे कुछ ज़्यादा करने के मूड में नहीं है। सुबह आईटी, अभी भी आईटी और मेटल्स चला रहे हैं वैसे बाजार को, बट बैंक्स का भी थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन वापस बनते हुए दिख रहा है जी। एटलीस्ट बैंक निफ्टी हल्का ही सही बट पॉजिटिव टेरिटरी में है, जो मॉर्निंग के ओपनिंग लेवल से एग्जैक्टली उसी लेवल पर बैंक निफ्टी समय आते हुए दिख रहा है। थोड़े नतीजे भी ठीक ठाक है, इनफैक्ट डेज हाई पर अब बैंक निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है। तो हल्का एक्शन वापस होते हुए दिख रहा है। जो डिप का इंतजार था बाजार को, वहीं से रिकवरी आ रही है या फिर कुछ और एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? ज़्यादा कुछ होने जैसा दिख नहीं। देखिए 18,350, 18,425 ये वो कंजेशन जो है वहाँ पर जाकर हम रुके हैं। आज का हाई आप देख लीजिए 18,399 यानी कि 400 का है। नीचे 18,250, 18,300 स्ट्रॉन्ग बाय जो है। आज का लो 18,311 है। सिंपल, बचे हुए 1.5 घंटे में न हमें 18,300 के नीचे जाना है, न 18,400 के ऊपर जाना है। टाइम पास करेगा। अगर कल चले गए, समझो कि डाउ फ्यूचर 200 नीचे हो जाए, हमारा मूड हो जाएगा हम 18,300 तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो भी 250 नहीं टूटेगा, 50 और एक्स्ट्रा गिर लो। चलो, अगर चलो मूड हो गया कि नहीं हमें ऊपर जाना है 18,400 के ऊपर, तो भी 75 और गिन लो, 50 से 50, 18,475 मैक्सिमम अगर बढ़ गए तो। सो यही है। तो 200 पॉइंट की हेवी कंजेशन भी नहीं है, 200 तो ज्यादा, पहले तो 100 में ही नहीं, पहले तो 100 है, बट वैसे अगर हो गया तो बहुत ज्यादा 425 और 475, 425, 450, 475 तीनों जगह ऊपर रुकावट है, तो वहां पर जाकर आप रुक जाएंगे। सो यही टाइम पास करना है अपने, और कुछ नहीं करना है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, वही 41,925, 950 के आसपास जो सपोर्ट है, 965 का आज लो बनाया, तो 41,000 के आसपास। तो याद है आपको, सुबह हम यही बात करते थे 41,900, 42,000 की रेंज में लेना है, करेक्ट। और पहले अगर 42,350, 42,500 आए तो वहां पर देना है। तो आज का हाई तो 42,222 ही, लेकिन पहले नीचे जरूर आया, नीचे से वहां से 200 पॉइंट ऊपर है। अब भी वही फॉर्मूला है, 41,900, 42,000 में लेना है, 42,345, 42,500 की रेंज में देना है। तो आराम से आज का ट्रेड वही है जो सुबह 8 बजे बात की, कि 9:08 पे जो बात की, जहां खुल रहा वहां कुछ मत करिए, पहले किस तरफ आता है आने दीजिए। सपोर्ट पे पहले आए तो ले लेना है, रिकॉर्ड पे पहले आए तो दे देना। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आज दिन भर नीचे की तरफ ट्रेड किया है, तो थोड़े हल्के हो गए बाजार अब। अब हल्के भी डाउ फ्यूचर्स थोड़े भी सुधार दिखाएंगे तो हमारे बाजार भागने को तैयार हो रहे हैं। क्योंकि हल्की फुल्की जो लॉन्ग पोजीशन, कुछ लोग होते हैं ना, जिनको हर वक्त हरे निशान में देखने की आदत होती है। लाल में क्यों है, बाजार में मंदी है, मतलब एक दिन लाल में दिखते मंदी, तो वो लोगों की पोजीशन जल्दी जल्दी फिर खत्म हो जाती है। करेक्ट। सो वो हो गई है, काफ़ी लाइट हो गए। बाकी मैं डेटा तैयार करके आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। चलिए, तो ठीक, डेटा भी समझेंगे आपसे, आगे की स्ट्रैटेजी। मेहमान भी जुड़ रहे हैं, आइए उससे पहले ट्रिगर्स और खबरें दोनों जान लेते हैं। नुपुर अरमान है तैयार। नुपुर बताएं, गुड आफ्टरनून, ट्रिगर्स क्या है?
गुड आफ्टरनून। आज अर्निंग्स का लास्ट डे है तो निफ्टी से ग्रासिम और ओएनजीसी के नतीजे अभी पेंडिंग है तो वो आते दिखेंगे। एफएनओ से आती इंडस्ट्रीज, अबॉट इंडिया, अपोलो टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, बायोकॉन जैसी कुछ कंपनी से जहाँ नतीजे दिखेंगे आते हुए। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहाँ पे बोर्ड बैठक के नतीजों के साथ कंपनी बाईबैक पर भी आज विचार करेगी तो यहाँ नजर रहेगी। सीपीआई आज जो डेटा है वो आने वाला, डब्ल्यूपीआई का ऑलरेडी आ चुका है, वो काफ़ी बढ़िया है तो सीपीआई की भी एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे आपको कुछ बढ़िया दिखेगा जहाँ बाजार की नजर रहेगी। वित्त मामलों को लेकर, पेट्रोलियम मामलों पर लेकर संसद पे आज बैठक है तो यहाँ भी नजर रहने वाली है। आईपीओ का सीजन है तो आज केन्स टेक्नोलॉजी का आईपीओ क्लोज होने वाला है। फिलहाल करीबन 8 गुना से ये आईपीओ बढ़ चुका है। 857 करोड़ का इसका साइज है। ग्लोबल से देखें तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की मीटिंग है चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ G20 समिट में तो यहाँ भी बाजार की नजर रहने वाली है। यूएसए में फेड वाइस चेयरमैन जो है वो एक पब्लिक इवेंट में बात करने वाले तो मैक्रोस और इन्फ्लेशन पे क्या उनका बयान आता है यहाँ पर भी बाजार की नजर रहेगी। कल की बात करें तो पेटीएम फोकस में रहने वाला है क्योंकि एंकर लॉक-इन जो है वो कल खत्म होता नजर आएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की कल बैठक है तो यहाँ पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। आईपीओ रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है क्योंकि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की कल लिस्टिंग है। करीबन 3 गुना से ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। 1100 करोड़ का इसका साइज है तो यहाँ नजर रहने वाली है। आइनॉक्स ग्रीन का कल आईपीओ बंद हो जाएगा। 740 करोड़ की इसकी साइज है। एक्सटेट के चलते कोल इंडिया जिसके इंटरिम डिविडेंड है 15 को तो ये 15 रुपीज़ का तो ये भी स्टॉक फोकस में रहने वाला है। हमारा राजा बैटरीज की भी एक्सटेट है कल इंटरिम डिविडेंड के चलते तो यहाँ भी नजर रखे। ग्लोबल से जीडीपी का डेटा आते दिखेगा जापान और यूरोप का तो यहाँ नज़र रहेगी। और पीपीआई जो अक्टूबर महीने का है यूएसए से ये भी कल डेटा आएगा जहाँ पर बाजार की नज़र रहने वाली। वेंसडे की बात करें तो सफायर फूड्स फोकस में रहेगा क्योंकि एंकर लॉक इन वहाँ पे ख़त्म होने वाला है वेंसडे के दिन। हिंदुस्तान जिंक दूसरा जो अंतरिम डिविडेंड कंपनी देने वाली है उस पर बोर्ड बैठक है तो यहाँ पर भी नज़र रखें। आईपीओ से काफ़ी सारे लाइंड अप इवेंट है वेंसडे के दिन। सबसे पहले बिकाजी फूड्स की लिस्टिंग होने वाली है। ग्लोबल हेल्थ की भी उस दिन लिस्टिंग है तो यहाँ पे आपको दिखेगा कितने प्रीमियम पे दोनों स्टॉक्स लिस्ट होते। क्रीस्टोन रियल्टी का आईपीओ है वो बंद होता नजर आएगा। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का अलॉटमेंट डेट है और आर्चन केमिकल का भी उस दिन अलॉटमेंट आपने अगर अप्लाई किया तो आपको पता चल जाएगा। एक्स डेट के चलते मदन सुमी वायरिंग का बोनस है 2:5 का। ग्लोबल से सीपीआई और पीपीआई का अक्टूबर महीने का डेटा आता दिखेगा यूके से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूएस से रिटेल सेल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अक्टूबर के महीने का डेटा आएगा जहाँ पर बाजार की नजर रहेगी। डेटा के लिहाज से बहुत सारा एक्शन अभी भी बाकी है हमारे बाजार के लिए भी और ग्लोबल मार्केट्स के लिए। हमारा WPI भी आज थोड़ा कम होकर ही आया है। शाम को इन्फ्लेशन डेटा ऑफकोर्स आने वाला है रिटेल दरों का। अरमान गुड आफ्टरनून, बताएं खबरें कौन सी हैं, कुछ नतीजे और साथ ही खबरें आज की। जी, काफ़ी सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं जिसमें सबसे पहले अबॉट इंडिया यहाँ पर जो मुनाफा है मुनाफे में आपको 38% का उछाल दिखेगा। वहीं आय में लगभग 13% का उछाल है और मार्जिन्स भी थोड़े बढ़कर आए हैं। 21% से बढ़कर लगभग 24.9% के आसपास आते हुए दिखे हैं तो नतीजे अच्छे दिख रहे हैं। AI इंजीनियरिंग यहाँ पर मुनाफा 78% बढ़कर आया है। वहीं आय में लगभग 51% का उछाल है और मार्जिन्स में भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी। 17% से बढ़कर 23.5% पर आते हुए दिखे हैं। ज्योति लैब्स यहाँ पर मुनाफे में 45% का उछाल है। आय में भी लगभग 13% के आसपास का उछाल है और मार्जिन्स में भी थोड़ा सुधार देखा गया है। 11% से बढ़कर 12% पर आते हुए दिखे हैं। भारत फोर्ज यहाँ पे मुनाफे में 14% की कटौती है। हालांकि आय जो है आय 16% के आसपास जो है वो बढ़कर आई है पर जो मार्जिन्स है वहां पर आपको कटौती देखी गई है वो 30% से गिरकर 24.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज मुनाफे में 8.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। वही आय में भी 23% के आसपास का उछाल है। उसी के साथ साथ कंपनी ने ये भी अपडेट दिया है कि कंपनी डेट के जरिए 2000 करोड़ जो है उसको जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिली है। RPSG वेंचर्स यहाँ पे जो कंपनी वो मुनाफे से घाटे में आई है। कंपनी जो उनका पहले मुनाफा था पहले 13 करोड़ के मुनाफे के बदले उनको लगभग 55 लाख का जो है घाटा आता हुआ दिखा है। वही आय में लगभग 6.5% का उछाल है और अगर मार्जिन्स की बात करेंगे मार्जिन्स में बड़ा कट देखा गया है। 12.5% से गिरकर लगभग 9% के आसपास आते हुए दिखे हैं। शक्ति शुगर्स यहाँ पर कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। जो उनको पहले 61 करोड़ के आसपास का घाटा था इस बार लगभग 5 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। वही आय में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। लगभग 75 करोड़ के आसपास जो आय थी वो बढ़कर 240 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। पनामा पेट्रो यहाँ पर मुनाफा लगभग 9% बढ़कर आया है। वहीं आय में भी 9% का उछाल है। और अंत में अगर गुडिया टायर की बात करें यहाँ पर मुनाफे में लगभग 31% का उछाल है। हालांकि अगर आप आय देखेंगे आय में लगभग 10% के आसपास का उछाल है।
ऑलराइट, ढेरों नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, कुछ ब्लॉक डील्स या खबरें भी हैं अरमान? खबर में तो एक ही है बस, जैसे वोल्टास जो बायोमेडिकल रेफ्रिजरेशन और जो कोल्ड चेन के लिए उन्होंने इस कारोबार में एंट्री ली है, और ये इसके लिए उन्होंने डेनमार्क की जो कंपनी है वेस्टफ्रॉस्ट सॉल्यूशंस उनके साथ टाई अप किया है। और ब्लॉक डील्स हैं जिसमें भारतीय एयरटेल जिसमें लगभग 30 लाख शेयर्स, ONGC लगभग 22 लाख, PB फिनटेक जो कि पॉलिसी बाजार वहाँ पर लगभग 81 लाख शेयर्स, जोमेटो लगभग 60 लाख शेयर्स, और अंत में ITC जिसमें 16 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। तो ये है आपके लिए सारी की सारी इस समय खबरें और नहीं होगी सारी। तो एफएनओ के रिजल्ट्स कौन कौन से आ गए? एबिट और ये एबट आया है, नहीं एबिट आया और एक और भी आया ना, भारत फोर्ज। भारत फौज के थोड़े से वीक थे, अच्छे नहीं थे। काफी आने बाकी। ग्रासिम, ONGC, बायोकॉन, IRCTC, अपोलो टायर, बालकृष्णा, GMR, आईबुल, NMDC। माय गॉड, 1.5 घंटे बहुत कुछ होगा। तो जब रिजल्ट आने वाले भाइयों, जिनको कॉल्स वॉल्स देने का बड़ा मन हो रहा है, जल्दी से दे दें, बाद में समय मिलेगा नहीं। आज मालूम है कितने नंबर्स हैं सब मिला के, छोटी मोटी रिजल्ट कंपनी कितने? 4 डिजिट में तो होंगे। हाँ 4 डिजिट में तो है, और 50% ऐड कर दो आप उसमें, 1500। हाँ, इतने में भी ये अच्छा है, इतने सारे एक साथ आते तो फिर किसी का बुआ नहीं हुआ। अगली किस्मत किसको पता, जिसका कवर हो गया उसकी किस्मत, है ना, वैसा ही होगा। हाँ, फिर वो हमारी टीम की मेहरबानी पे कौन सा चलाया कौन सा नहीं चलाया, अभी है ना। आपके ऊपर है। चलो बढ़िया, खादिम का चला दिया, खादिम वालों की किस्मत अच्छी है आज, लक्स इंडस्ट्रीज की अच्छी है। ऐसे ही एक के बाद एक रिजल्ट आते रहेंगे। तब तक आइए मुलाकात करते हैं कुछ खास मेहमानों से। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी हैं तैयार, किरण जी, सचिन जी पुणे से एकदम तैनात हैं मुस्तैदी से, अविनाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज बाल दिवस के खास मौके पर, वो खास बेहद खास मौके पर बच्चों को आशीर्वाद देने आए हैं। कौन? ऑफ कोर्स, देखो वागले साहब, सीनियर बॉस वागले साहब, इतने दिनों बाद वागले साहब, वाह, बहुत बहुत स्वागत है। सही दिन, मतलब लंबी छुट्टी मनाने के बाद वागले साहब हमारे साथ तैयार है। तो आज वागले साहब इतने दिनों बाद पकड़ में आए, हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मंडे है ना आज। हाँ वागले साहब, मंडे के दिन आपसे पिक ऑफ द वीक भी चाहिए, पिक ऑफ द डे भी चाहिए, और सब कुछ जो चाहिए इतने दिनों वाला। बताएं किससे शुरुआत की जाए? अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून, बाल दिवस की सबको शुभकामनाएं, और मैं सही दिन पे आया हूँ। हाँ बिल्कुल, 100%। तो आप बताएं पहले बिगुल कौन सा? आप बताइए मुझे, पहले इंट्राडे या आज और कल वाला स्टॉक देना है। मेरे पास 2 स्टॉक है, एक आज और कल वाला है, और एक से 2 से 3 हफ्ते वाला है, और दोनों बहुत अच्छे पैटर्न। तो चलो पहले जो बताएंगे मैं, तो चले पहले पिक ऑफ द वीक वाला बिगुल, क्योंकि मंडे है और आज सुबह होते हैं वागले साहब, तो आपको पिक ऑफ द वीक मिल जाती। पहले पिक ऑफ द वीक, और उसके बाद दूसरा बिगुल वागले साहब के लिए। जी बताएं सर। अनिल जी पिक ऑफ द वीक है जेके सीमेंट, 2950 का करंट भाव है। एक 50 रुपए की रिस्क आपको लेनी पड़ेगी, एक लगभग 1.5 से 2% का रिस्क होगा। जैसे ये 3000 क्रॉस करेगा, जो मेरा मानना है 1 से 2 दिनों में होगा, ये 3250 से 3300 तक जाना चाहिए। 1 से 2 हफ्ते या मे बी 8 से 10 दिनों का व्यू है। अगर आप एक महीने का व्यू लेते हैं तो मुझे ये 3500 से 3600 जाते हुए दिखता है। दोनों केस में आपका स्टॉप लॉस 2900 के नीचे 2890 का होना चाहिए। तो रिस्क बहुत कम है, 50-60 रुपए की है, और रिवॉर्ड लगभग 200-300 से लेकर 500 रुपए तक का है। तो ये है आपके। जी 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 वागले साहब, एक बात मैं पहले ये बता दूं, 2950 पे ये है, और 2900 का स्टॉप लॉस, 3250 और 3300, ये 2 टारगेट के लिए जेके सीमेंट में करनी है खरीदारी। बताएं सर, दूसरा स्टॉक कौन सा? पिक ऑफ द डे का बिगुल बजाऊं या वागले का वंडर? अनिल जी ये स्टॉक आज और कल के लिए है, तो जो भी बजाएंगे ठीक रहेगा। आज के दिन में ही टारगेट आएगा ये कह नहीं सकते, लेकिन कल तक आना चाहिए। तो चलिए पिक ऑफ द डे या फिर वागले का वंडर, जो भी बिगुल आप बजाना चाहें सर के लिए। फरमाएं सर। अनिल जी मन्नापुरम में बाय करके चलना है। आज सुबह जो 110 के पार निकला है, अभी 115-1550 का भाव है, ये होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है ये 125 तक कल के दिन तक 125 के लेवल्स आपको मिलने चाहिए। आपका यहाँ पर बाइंग होना चाहिए। अब 115-113 ये रेंज में, 110 का स्टॉप लॉस होगा। 123 से 125 के टारगेट्स आपको कल तक मिलने चाहिए। 123 से 125 के टारगेट के खरीदारी करें मन्नापुरम। यह है वागले साहब की राय। आइए बिगुल चार्ट कॉर्नर, राकेश जी, कुणाल जी के लिए।
बताएं सर, गुड आफ्टरनून। दीपांशु, खरीदारी की राय है, खरीदना है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज के चार्ट पर एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहा जाता है, और बिल्कुल इसका आप देखिए कि कॉपी बुक पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल आपको पैटर्न पर नजर आएगा। ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है, कप बन चुका है, हैंडल तैयार है, ब्रेकआउट हुआ है। तो मौजूदा स्तरों पर एक्साइड इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। देखिए, बहुत बढ़िया पैटर्न है। 176 176 का स्टॉप लॉस लगाना है, 187 188 के टारगेट के लिए एक्साइड है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। और अनिल जी, मैंने कमेंट्री कम दी है क्योंकि वागले जी आज प्रकट हो गए अनिल जी, नहीं तो आज मैं वागले जी को फोन करने वाला था। यू नेम एनालिस्ट अनिल जी जिसने मुझको मैसेज या फोन नहीं करा कि वागले जी कहाँ हैं। जैसे वागले जी ने मुझे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रखा हो। आज मैं सोच ही रहा था 4 बजे के बाद वागले जी को फोन करके पूछूंगा कि कब आ रहे हैं। हाँ, तो ये जो दुनिया भर की पंचायती करने वाले लोग हैं तो उन्हीं को पूछते हैं, हमें तो किसी ने नहीं पूछा। दीप, आपको किसी ने पूछा? नहीं। अच्छा, और किसी को किसी ने पूछा? नहीं पूछा। देखो बंसल जी कभी कभी अपना भी ध्यान रखा करो, सारा दूसरों का रखते हो, इसके लिए लोगों ने पूछा है। नहीं, लेकिन अगर आप वाकई में वागले साहब की हालचाल पूछने के लिए, खैर खैरियत पूछने के लिए करने वाले हैं तो अच्छी बात है। जी जी बंसल जी। अनिल जी, लोगों से मेरा मतलब है, मेरे अनिल जी को पैनलिस्ट अनिल जी सबने पूछा मुझसे भाई। अच्छा, आपके को पैनलिस्ट सारे आउटसोर्स करते हैं सर आप? सब? अच्छा, मुझे लगा ओहो सब लोग आउटसोर्स करते हैं। डायरेक्ट वागले साहब से पूछने की बजाय सबने आउटसोर्स किया है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से बाय द वे अच्छा एक्साइड का कॉल था ना कुणाल जी राकेश जी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ है खरीदारी करने की राय। और वीकेंड पे बंसल जी काफी बिजी भी थे, इस वजह से कर नहीं पाए। बंसल जी, मूवी देखा है या बाकी है? अनिल जी, मूवी तो मैंने अभी कोई नहीं देखी अनिल जी। गजब कर रहे हो, आपने मूवी तो ऊंचाई नहीं मैं देखी? हॉल पे अब एक ही जाऊंगा देखने, पठान। ऊंचाई नहीं अनिल देखी जी, आपने? पठान देखने जाऊंगा मैं अब। ऊंचाई नहीं देखी? ऊंचाई क्या? ऊंचाई मूवी आई है? नहीं अनिल जी, अभी कॉस्ट कटिंग पे हूँ अनिल जी। अच्छा। अरे बिग बी की पिक्चर कल मुझे सेठी साहब ने बताया। हाँ। और एक्चुअली मतलब मेरे ख्याल से इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट होने जा रही है। ऊंचाई। हाँ। और मतलब राजश्री प्रोडक्शन की मूवी, और बोल रहे कि कहीं वीकेंड पे थिएटर्स में टिकट्स अवेलेबल है। अच्छा। हाँ, सेठी साहब ने बोले लाइफ में पहली बार आगे से दूसरी रो में बैठ के पिक्चर देखी है। वाओ। हाँ, मतलब टिकट्स आसपास में कहीं भी अवेलेबल नहीं, सुपर हिट जा रही है। एक्चुअली शायद धीमी शुरुआत हुई थी शुक्रवार को, राइट, लेकिन उतना वो नहीं था। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी में फिल्म कमाल कर रही है। आई थिंक जो स्टार कास्ट भी है ना, मोहम्मद ईरानी साहब हैं, फिर अनुपम खेर साहब, अमिताभ। अच्छा, ये वो रोड ट्रिप वाली है? हाँ, रोड ट्रिप वाली बहुत, इसके रिव्यू बहुत तगड़े आए इस वीकेंड पे। बंसल जी, एक बार हो ही आओ, बहुत दिन हो गए। ये वाकई मूवी देखा है। मुझे याद आ रहा है, एक बार जरा इस बार कल इस स्टॉक पे भी रिएक्शन देखिएगा पीवीआर पे, इस हफ्ते के कलेक्शन देखने के बाद, क्योंकि जो रिव्यू और जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ रहा है वो बहुत गजब का आ रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब शायद बहुत ज़्यादा बजट की नहीं होगी मूवी, बट हो राजश्री की है और अमिताभ है तो बजट तो कहाँ से छोटा होगा। हाँ, बट स्टार कास्ट भी बहुत कमाल करती हुई। अच्छा। हाँ, और स्टोरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वो स्क्रीन प्ले स्टोरी है। पीवीआर जरा एक बार दिखाइए, तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। हमारे साथ तरुण भी जुड़ने वाले। जरा पीवीआर के चार्ट पर एक बार राय ले ली जाए, जरा नज़र डाल लेते हैं पीवीआर कहाँ है, क्या ढीला ही है ज़्यादा मामला अभी तक पीवीआर में, कोई बहुत तेजी वाला बना नहीं। जरा एक बार सुमित जी चार्ट देखिए, राय दीजिए। अनिल जी, साइडवेज ही है, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना नहीं है अभी तक। 1850 का लेवल जब ऊपर में टूटेगा तब इसके अंदर बढ़िया मोमेंटम बनेगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक थोड़ा सा साइडवेज रहने का इसका विचार है। 1780 1850 ये इमीडिएट रेंज है। इधर साइड ब्रेकआउट पीवीआर में फिर मूव देखने को मिलेगा। एक बिगुल भी अनिल जी। आइए सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। कुछ दिनों पहले भी ये स्टॉक मैंने दिया था, उसके बाद ये चल रहा है और अभी ये और मूव दिखाने वाला है। रियल एस्टेट स्टॉक है। स्टॉक का भाव है 82 रुपीज 20 पैसा, 82 रुपीज 50 पैसा। स्टॉक का नाम है इंडिया बुल रियल एस्टेट। आईबी रियल एस्टेट के अंदर मोमेंटम बन रहा है।
पिछले कई दिनों के हायर लेवल पे स्टॉक आ चुका है और ये स्टॉक के अंदर यहां से एक 8 से 10% का जंप जल्दी ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे छोटा सा बैठ रहा है 79, 78 ये स्टॉक का नीचे में छोटा सा सपोर्ट है, तो 78 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें इंडिया बुल रियल एस्टेट। ऊपर में जो इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर 87 रुपीज का इसका पहला टारगेट बनेगा। 87 का लेवल निकलने पे 90 रुपए तक के लेवल इंडिया बुल रियल एस्टेट में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें 78 के स्टॉप लॉस से 87 से 90 के टारगेट्स लिए। ओके, तो ये है आपके लिए आईबुल रियल एस्टेट जहां पर खरीदारी करने की राय। और इस बीच सेठी साहब ने आंकड़े भेज दिए भी 35 करोड़ के बजट में बनी है। अच्छा, फिर तो ये तो बहुत सुपर हिट तो हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। हाँ, अगर वीकेंड का कलेक्शन आप कह रहे हैं अच्छा है तो ये तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ, सेठी साहब खुद कह रहे हैं भाई, हम तो चैनल चेक के बेसिस पे। सेठी साहब खुद गए, टिकट नहीं मिली, अब सेठी बोले कि मैंने आसपास के शो ढूंढ डाले, आसपास के थिएटर ढूंढ डाले, तो वाह, तो ये है। एनीवे, आइए बढ़ते आगे और एक बड़ी खबर की तरफ करते हैं फोकस। चाइनीज ऐप्स को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा बताने के लिए पूरी डिटेल्स। तरुण, बताइए क्या कुछ बड़ा एक्शन होता दिखा है चाइनीज लोन ऐप मामले में? बिल्कुल सर, चाइनीज़ लोन ऐप का जो जांच चल रही है उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासे में यह है कि जो कंपनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने या तो स्ट्राइक ऑफ कर दी है या जो डॉर्मेंट है पिछले कई सालों से, उसका चाइनीज़ कंपनीज इस्तेमाल कर रही है लोन ऐप के लिए। तो इसी के लेकर आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक बैठक थी। इस बैठक में RBI, फिनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऑफिसर्स मौजूद थे। MHA के एडिशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही थी। इस बैठक में साफ तौर से निकल के आया है करीबन 5 से 6 हज़ार ऐसी NBFCs हैं या तो जो या तो स्ट्राइक ऑफ हो गई हैं या डॉर्मेंट हो गई है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा कामकाज जो है वो चाइनीज़ लोन ऐप को दे दिया है कुछ पैसों पे। तो अब सरकार ने RBI को कहा है कि जो NBFCs हैं उनका हर साल आप KYC करिए, जिससे आपको पता लग सके कि कौन सी कंपनी स्ट्राइक ऑफ होने के बावजूद यदि काम कर रही है। तो ये एक बहुत खतरनाक काम है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जिस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया है लेकिन उसका यदि बैंक अकाउंट अभी तक ऑपरेशनल है, तो ये एक कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं रेगुलेटरी पार्ट पे। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है, और साथ ही हर साल कंपनीज का KYC, जो NBFCs हैं उनका KYC करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो आप ये मानिए कि जो जी बिजनेस ने जो मुहिम छेड़ी थी, वो मुहिम अब एक रंग लाने लगी है, और ये अब पता लगने लगा है कि किस तरीके से चाइनीज़ लोन ऐप जो हैं वो इस देश के अंदर कामकाज कर रहे हैं। और कुछ पैसों के लिए जो इंडियन कंपनीज हैं वो अपनी ओनरशिप जो है वो चाइनीज़ कंपनीज को दे रही हैं, और चाइनीज़ लोन ऐप उससे कामकाज कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग मोड है सर। इसमें लगातार कवर अप सॉरी हम इस स्टोरी को फॉलो अप तो करते ही रहते हैं जी। अब ये नया डेवलपमेंट है, इसको कैसे देखना है, और ऑफ कोर्स रेगुलेटर्स फिर इस पर क्या कर सकते हैं? दीप, देखिए ये बड़े बदमाश लोग हैं, कुछ नई चीज वो सोच के मतलब हमेशा रास्ता निकाल लेते हैं, है ना। पहले बताते नहीं थे कि अल्टीमेटली कौन है इसके पीछे, इन्वेस्टर्स कौन है, कंपनी कौन चला, ऐप बना दी, डाल दी, और सारे मतलब ऐप स्टोर पे ऐप डाल दी, चाहे गूगल प्ले पे डाले चाहे दूसरी जगह डाले, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर देते लोग, लोन ले लेते। पीछे कौन NBFC है, वो रजिस्टर्ड है नहीं है, RBI का क्या कंट्रोल है, किसी का कुछ पता नहीं। अब वो RBI ने पूरा टाइट किया। मुझे याद, हमने 1 नहीं 2 किए थे। सबसे पहले हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली किया, और उसके बाद ऑपरेशन हफ्ता वसूली का चाइनीज कनेक्शन, आज से 2 साल पहले, 2.25 साल पहले। तब किसी को पता भी नहीं था कि ये मामला इतना बड़ा होगा। अब 2-2.25 साल बाद जाके आप देखिए एक इतने बड़े रेगुलेशन आ रहे हैं। तो एकदम परफेक्ट डायरेक्शन में सरकार काम कर रही है, और कई सारी ऐसी ये डिजिटल लोन ऐप है जिनको सरकार ने कहा कि बंद करो, खत्म करो, ये फिर भी चल रही है। और न बैंक अकाउंट बंद हो रहे हैं, न उनका लोन देने का कारोबार बंद हो रहा है। तो अब इस पर गृह मंत्रालय का, RBI का और बड़ा एक्शन होने की तैयारी में। तो छोटे और भोले वाले लोगों को टॉर्चर से बचाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है जो होता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद तरुण इस बेहतरीन जानकारी के लिए और इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। आइए बिगुल किरण जी के लिए किरण का कमाल। किरण जी, 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं सर, क्योंकि बात करते करते ग्रासिम के नतीजे आ गए, तो एक बार उसे हाईलाइट कर देता हूं, फिर आपसे बात करते हैं। मार्जिन्स 16.2% से घटकर 14.2%, मुनाफा 964 करोड़, बिल्कुल अनुमान मुताबिक है। हमारा अनुमान 967 करोड़ का था, तो वहां पर कोई परेशानी नहीं है।
आय यहाँ पर देखनी पड़ेगी आय कैसी आई है। आय भी इनकी आई है ओके, आय अनुमान से थोड़ी कम आई है, करीब अनुमान से 300 करोड़ कम आय आई है, 6,745 करोड़ की आय आई है। हमारा अनुमान 7,070 करोड़ के आसपास का था। स्टैंड अलोन आय अगर आप देखें वैसे अनुमान से थोड़ी कम आई है, बट साल दर साल अच्छी बढ़त दिखाई है। कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है, 801 करोड़ से बढ़कर 956 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है यहाँ पर इनका कामकाजी मुनाफा। मार्जिन ऑफ कोर्स 16.2% से घटकर 14.2% के आपको आते हुए दिखे। तो ग्रासिम के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। स्टॉक एकदम सपाट इस समय ट्रेड में दिख रहा है। बताएं किरण जी, आपकी कॉल। दीप, इस महीने की शुरुआत में, इस सीरीज के नवंबर सीरीज के शुरुआत में एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला था, पर वो फेक ब्रेकडाउन है ये अभी पता चल रहा है, क्योंकि उसमें बिल्कुल एक दिन का ही वक्त था और उधर से एक अच्छी बाउंस बैक देखने को मिली। तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट रहेगा। तो ये एक्सपायरी वाला ऑप्शन रहेगा, आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा इसके लिए, अगले 8 से 10 दिनों का, पर रिटर्न बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं बलरामपुर चीनी की, और बलरामपुर चीनी का 350 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 6 रुपए 20 पैसे के आसपास मिल रहा है, वही लेना है। 4 रुपए 20 पैसे यानी 2 रुपए नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपका पहला टारगेट 10 रुपए, दूसरा 12.5 और तीसरा 14। ये 3 टारगेट्स के लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए लेना चाहिए। इसके 2 कारण है। एक तो मैंने जैसे कहा कि नीचे में हमने एक बेयर ट्रैप देखने को मिला है, जिसके कारण अभी एक अच्छी मूव आएगी। दूसरा कारण है कि लगभग 400 तक के सारे स्ट्राइक प्राइसेस में अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। अभी भी 10 दिन है एक्सपायरी के लिए। मेरा मानना है कि ये जो अनवाइंडिंग अभी से चालू हो गई है वो एक अच्छी अपमूव आपको दिलाता नजर आएगी बलरामपुर चीनी में। ओके, तो बलरामपुर चीनी पर रखिए नजर। ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हैं आप यहाँ पर। 10, 12.5 और 14 के टारगेट्स, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, 12.5 और फिर 14। 10, 12.5 और 14 के टारगेट्स के लिए बलरामपुर चीनी 350 की कॉल आप खरीद कर चल सकते हैं। आइए सचिन जी के लिए बिल्कुल BTS डबल टी। बताएं सचिन जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर खरीदारी करनी है अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में। ऑलरेडी इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई निकाल दिया है। जिस तरीके से इसका RSI प्लेस्ड है, एक अच्छा कन्वर्जन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो मुझे लग रहा है 2 दिन से जो मोमेंटम चल रहा है काउंटर में ये कंटिन्यूड रहना चाहिए। ऑन द हायर साइड 4660 एंड 4760 ये 2 टारगेट्स के लिए आपको ये पोजीशन होल्ड करनी है, बनानी है। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 4510 पे, एंड खरीदारी करनी है अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स पर करें खरीदारी। ये पूरा स्पेस ही काफ़ी एक्टिव है। फोर्टिस की आज सुबह हम बात कर ही रहे थे, किम्स के अच्छे नतीजे आए थे। अदरवाइज भी देखा है अक्रॉस हॉस्पिटल स्पेस आपने परफॉर्मेंस अच्छी देखी है, और अपोलो हॉस्पिटल्स ये मूव कर रहा है। अविनाश जी भी हैं हमारे साथ। और अविनाश जी, गुड आफ्टरनून सर। कई सारे स्टॉक्स आज एक्शन में आ रहे हैं, वहाँ पर हम मूव देख रहे हैं। मन्नापुरम और मुथूट, इस पर राय दें सर। स्पेशली जो मन्नापुरम की परफॉर्मेंस रही है, नतीजों से पहले स्टॉक अच्छी तेजी में था, नतीजों के बाद आज 6% का उछाल आया है। ऑफ कोर्स हेवीली बीटन डाउन काउंटर्स भी थे ये। अब यहाँ से कैसी चाल दिखती है सर? देखिए, गोल्ड फाइनेंस में हमको लग रहा है कि मन्नापुरम के नतीजे उम्मीद से काफ़ी अच्छे आ गए हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इनका जो एसेट क्वालिटी का जो नंबर है प्लस जो लोन बुक का ग्रोथ है वो उम्मीद से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गोल्ड फाइनेंस मार्केट में क्या हो गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों ने बहुत अंडर कटिंग करने के कारण बहुत मुथूट एज वेल एज मन्नापुरम के मार्जिन पे थोड़ा दबाव ज़रूर देखने को मिला है। आने वाले 6-8 महीने में हमको लग रहा है कि सारे जो कॉर्पोरेट बैंक्स है, जो रिटेल बैंक्स है, वो वापस कोर लेंडिंग के ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे, क्योंकि इनके लिए गोल्ड फाइनेंस एक सप्लीमेंट्री अदर इनकम है। लेकिन अगर मन्नापुरम और मुथूट की बात करें तो इनके लिए इनका मेन कोर बिजनेस गोल्ड फाइनेंसिंग है। और ऑब्वियसली जिस प्रकार के बाइंग अभी गोल्ड सेंट्रल बैंक्स की हुई है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड में थोड़ी सी अपटिक देखने को मिलेगी। तो ये सिग्नल्स काफ़ी अच्छे हैं। प्लस रूरल इंडिया में होपफुली अगर डिमांड बढ़ती है तो, और ऑब्वियसली क्रॉपिंग के लिए अगर लोन्स की रिक्वायरमेंट आती है, तो पहला बेनिफिट मन्नापुरम और मुथूट को आएगा, क्योंकि रूरल रीच इनका काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो जिनके पास है वो होल्ड करे दीपांशु, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 क्वार्टर्स में ग्रोथ थोड़ा सा मॉडरेट हो, मार्जिन थोड़े दबाव में हो, और होपफुली अगले साल डेफिनेटली इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस साल मुझे लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस ने भी कमेंट्री में कहा था कि थोड़ा सा ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा सा मॉडरेट हो चुका है, कंपटीशन बढ़ा है, तो नेट होल्ड करिए बट फ्रेश बाइंग न करे, ऐसा सुझाव है मेरा। होल्ड करिए बट फ्रेश बाइंग नहीं करनी है,
ये आपके लिए राय आ रही है मन्नापुरम पर, इस पर रखें नज़र। वागले साहब भी हैं, वागले साहब के साथ कुछ कई समय बाद बात हो रही है। वागले साहब, मन्नापुरम जरा चार्ट भी देखें सर, अच्छा बाउंस आया इस काउंटर में। दीपांशु, बिल्कुल मैंने ऑलरेडी ये कवर किया है। मुझे लगता है 122 125 तक के लेवल आपको आज नहीं लेकिन कल तक आने चाहिए। अच्छा मोमेंटम है और पूरे दिन जो 111 112 के पार ये निकला है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, नीचे जा नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता ये ऑन द डाउन साइड 112 113 के लेवल ब्रेक करेगा। आपको 110 से बने रहना है। 122 से 125 आपको बहुत जल्द मिलेंगे। थोड़ा सा होल्ड करते तो इवन 130 135 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। मन्नापुरम ऑलरेडी पिक ऑफ द डे के तौर पर समझ लें या आज का पहला पिक समझ लें वागले साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे कुणाल जी राकेश जी के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। है और खरीदना है आरबीएल बैंक। अनिल जी, मेरी गैरहाजिरी में अनिल जी मुझे पता लगा है कि बंसल जी ने 2-3 बार एचडीएफसी बैंक पर खरीदारी की राय दी है। और अनिल जी, निजी बैंकों में हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत शानदार मोमेंटम बना हुआ है। आरबीएल बैंक पर नीचे के स्तरों पर भी हमने खरीदारी की राय दी थी। अब यहां पर एक पैटर्न का ब्रेकआउट है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो आरबीएल बैंक खरीदें। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 133 134 से हम रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहे हैं और आज की रिकमेंडेशन की खास बात यह है कि अप्रैल 2022 में एक बुल ट्रैप हुआ था, उस पिवट को इसने तोड़ा है। तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। 143.5 का स्टॉप लॉस लगाना है। 155 पहला टारगेट है, 163 दूसरा टारगेट है और आरबीएल बैंक अनिल जी चार्ट कॉर्नर पिक है। एंड अनिल जी, अभी आपने जो पिक्चर के अनिल जी मुझे बोला है देखने के लिए, तो उसकी अनिल जी मैंने टिकट्स बुक कर ली हैं और अनिल जी प्रीमियम थिएटर में बुक करवाई है टिकट, क्योंकि आपने अनिल जी आज तक मेरे को 3 ही बढ़िया वाली राय दी है। मतलब कितनी स्ट्रांगली 3 चीजें बोली थी। एक बार तो आपने वो छोटा वाला एक आईपीओ बोला था अनिल जी, जिसमें मेरे को बम्पर अलॉटमेंट लगी थी, जैकपॉट लगा था और पहली बार आपको मूवी देखने के लिए बोल रहे हैं। तो आज अनिल जी मूवी देख के आऊंगा। आप बोले तो मूवी देखने से पहले, बीच में और बाद में तीनों बार अनिल जी ट्विटर पे भी डाल दूंगा पिक्चर। देखो, ये मूवी की रिकमेंडेशन सेठी साहब की है, मेरी नहीं। हाँ, अभी सेठी साहब आ रहे हैं फोन लाइन पे। सेठी साहब आएंगे, बता देंगे। और मैंने तो देखी नहीं है, मैंने देखी होती तो मैं बताता। हाँ, मैं सेठी साहब ने बोला है, उन्होंने बताया कि भाई हाउसफुल जा रहा है, पिक्चर अच्छी है। इंटरवल में फ़ोन किया था सेठी साहब ने तो इंटरवल में बताया तो हाँ, देखिए अभी तक तो ऑन सो फार सो गुड। ओके सेठी साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तब तक आइए तरुण शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ हैं तैयार और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आपके लिए चलते हैं तरुण के पास। बताएं तरुण, क्या है बड़ी खबर आपके पास? सर, प्रधानमंत्री जनधन योजना में करीबन 40 करोड़ अकाउंट है और 1.7 लाख करोड़ के टोटल डिपॉजिट है। अब सरकार ये चाहती है कि जो 1.7 लाख करोड़ के जो डिपॉजिट हैं, इनको एक तरीके से फिनेंशियल इंक्लूजन में लाया जाए। अभी ये सिर्फ सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट रहते हैं। तो सरकार ये चाह रही है कि इनको या तो फिक्स डिपॉजिट या ई गोल्ड या म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए इनको इसका यूज़ किया जाए। लेकिन ये बड़ा रिस्की है, इसलिए उन्होंने आरबीआई और सेबी दोनों रेगुलेटर के साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विचार विमर्श कर रहा है कि किस तरीके से जो 1,76,000 करोड़ है इसको एक फिनेंशियल मार्केट के अंदर इनको लेकर आया जा सके, जिनसे जो 40 करोड़ जो अभी तक किसी भी तरीके की फिनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, इनको कैसे फिनेंशियल मार्केट से जोड़ा जाए और एक अच्छा रिटर्न उनको दिया जाए और एक रिस्क फ्री रिटर्न यहाँ पर उनके लिए मुहैया कराया जाए और जो इन्वेस्टमेंट हो वो भी इस तरीके से हो कि जब वो चाहें जब वो निकाल सकें। तो इस तरीके का एक प्लान यहाँ पे सरकार और रेगुलेटर्स के साथ डिस्कस हो रहा है। अभी काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन इसको जनधन 2.0 का नाम दिया जा सकता है। तो लेकिन ये बाज़ार के लिए एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि हाल में अभी जैसे 10 करोड़ अकाउंट जो हैं वो हैं, लेकिन जब 40 करोड़ वो लोग होंगे जिन्होंने आज तक कभी फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल प्रोडक्ट से कभी उनका इत्तेफाक नहीं रहा है, उनको बाजार में लाने की तैयारी की जा रही है। ओह, तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये तो। सरकार के द्वारा जनधन 2.0 मतलब जनधन का सेकंड वर्जन आने की तैयारी में है और जहां पर 40 करोड़ जो बैंक अकाउंट होल्डर हैं उनको फाइनेंशियल एसेट से जोड़ा जाएगा। वाह,
तो ये खबर तो बड़ी है बीएसई और सीडीएसएल जैसी लिस्टेड कंपनी के लिए। सेबी और आरबीआई से सरकार की बातचीत जारी है, तो सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल एसेट्स के साथ जुड़े, न सिर्फ रियल एस्टेट और एफडी में पैसा लगाएं, बल्कि कैपिटल मार्केट्स, म्यूचुअल फंड। 40 करोड़ बैंक अकाउंट है। और अच्छा, इसमें 1,70,00,000 का आंकड़ा कौन सा बता रहे थे आप तरुण? सर जो डिपॉजिट्स हैं वो 1.76 लाख करोड़ है सर। जो जनधन अकाउंट में 40 करोड़ जो अकाउंट है, इसमें 1.7 लाख करोड़ का 1.76 लाख करोड़ का डिपॉजिट है सर। ओह वंडरफुल, मतलब 1.25 लाख करोड़ के डिपॉजिट पड़े हैं जनधन अकाउंट में। और एफडी, म्यूचुअल फंड और एसआईपी और साथ ही ई गोल्ड, ये सारे हैं जिनके जरिए इसको लाने की तैयारी में। बहुत ही कमाल का है, तो मतलब बड़ा काम हो जाएगा फाइनेंशियलाइजेशन के बड़ा। फाइनेंशियलाइजेशन तो आपके लिए बीएसई हो गया, सीडीएसएल, सारे म्यूचुअल फंड, इवन कैम्स हो गया। हाँ, कैम्स भी एक और स्टॉक है जो आप दिखा सकते थे। ये सारे स्टॉक्स में बड़ा जबरदस्त एक्शन हो जाएगा। और जरा इस पर एक बार राय ली जाए। बीएसई के चार्ट्स कौन देखना पसंद करेगा? जरा एक बार सुमित जी, बीएसई के चार्ट्स आप तैयार करें और सीडीएसएल के चार्ट्स का जिम्मा मैं दे देता हूँ किसको? कुणाल जी को। और कैम्स के चार्ट का जिम्मा दे देता हूं मैं किरण जी को। ठीक है, तीनों अपने अपने याद रखना भाई, किसको कौन कौन सा बताया। तब तक अविनाश जी के पास जाकर इस खबर का विश्लेषण लेते हैं। अविनाश सर बताएं। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट अनिल जी, ये खबर बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि 1,76,000 करोड़ का अमाउंट अगर फाइनलाइजेशन ऑफ सेविंग्स में जाता है, और अगर इसमें जो सारे मार्केट के इंटरमीडियरीज है, जैसे कि डिपॉजिटरीज है, एक्सचेंजेस है, मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली काफ़ी बड़ा बूस्ट रहेगा। इनफैक्ट ओवरऑल इक्विटी मार्केट में फ्लोज के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये एक अच्छा प्रोसेस होगा। हो सकता है कि इसमें इमीडिएटली इसका इफेक्ट देखने को ना मिले, लेकिन जब ये पुश किया जाएगा गवर्नमेंट के साइड से, तो इसमें डेफिनेटली आपको थोड़ा और इंक्रीमेंटल इक्विटी का डिमांड देखने को मिलेगा। जैसे कि आप भी रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में ऑलवेज पॉजिटिव बातें करते हैं, तो ये 12-13 हज़ार करोड़ का जो एसआईपी है, ये एक बात का संकेत है कि डिमांड इक्विटी के लिए और स्पेशली क्वालिटी इक्विटीज के लिए चलती रहेगी, और सप्लाई कम होती है तो बाजार में ये तेजी का जो माहौल है वो चलते रहेगा। तो डेफिनेटली इसका इंक्रीमेंटल गेन इस इनिशिएटिव से आना चाहिए, विच इज डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर द मार्केट। बेहद पॉजिटिव है ये, और स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आपसे दिख रहे हैं। लेकिन जो अभी नहीं बढ़ा, पहले उस पर फोकस करते हैं। कैम्स के चार्ट्स कौन देख रहे हैं? किरण जी। के फॉर किरण जी, के फॉर कैम्स बताएं सर। फॉर कैम्स बोलने में तो हो सकता है ना किरण जी, ऐसा थोड़ी है। सॉरी बताएं आप जी। अच्छा, तो कैम्स का चार्ट उतना अच्छा नहीं है, पर मेरा मानना है कि रिलेटिवली ठीक ठाक है। मैं इधर से वापस एक बार 2600 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। 2600 से 2700, इसके ऊपर ही टेक्निकली बहुत अच्छा चार्ट बनेगा। तो मेरा मानना है कि कैम्स के लिए अभी बने रहे, आपका स्टॉप लॉस 2300 का रखे, पर एग्रेसिव आपको बाइंग करना है 26-2700 के लेवल्स पार करने के बाद। ओके, तो ये है आपके लिए। और कुणाल जी चार्ट बताएं सर। अरे जी, देखिए सीडीएसएल के चार्ट पर आज एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, और इस स्टॉक में हमने देखा है कि काफी समय से एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, लेकिन ये पहले संकेत है कि बेस यहां पर कंप्लीट हो चुका है, ब्रेकआउट हुआ है, और मुझे लगता है कि 1350-1400 तक का रास्ता बिल्कुल साफ दिखता है। 1350-1400 के लेवल्स पार होंगे तब स्टॉक में एक बड़ा मेजर ब्रेकआउट होगा। तो जिनके पास है निवेशित रहने की राय है, नई खरीदारी भी इन स्तरों पर कर सकते हैं। पहला टारगेट स्टॉक के लिए 1350-1400 होगा। 1350-1400 तक जाने की तैयारी सीडीएसएल की, और बचा है बीएसई, उसके चार्ट्स हैं सुमित जी के पास। सुमित जी बताएं। अनिल जी, देखिए, वैसे तो ये स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आज ये स्टॉक के अंदर एक अच्छा पुल बैक और बाउंस बैक का संकेत मिल रहा है। तो ये इनिशियल संकेत है, जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉक यहां से एक बाउंस बैक ले सकता है। 600 का साइकोलॉजिकल लेवल जैसे ही बीएसई में ब्रेक होगा, तो 625 रुपए का इसका पुल बैक और बाउंस बैक का टारगेट बनेगा, और 625 का लेवल ब्रेक होने पर ये पुल बैक बाउंस बैक कंफर्म हो जाएगा, और फिर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ 700 रुपए तक ये स्टॉक को आने वाले कुछ हफ्तों में लेके जाएगा। फिलहाल जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। 570 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा, 625 का पुल बैक और बाउंस बैक का टारगेट होगा,
क्लोजिंग अबाउट 625, 700 रुपए तक के टारगेट जल्दी ही फिर बीएसई में आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। परफेक्ट, आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी करनी है कैश मार्केट के, और अभी जो एक खबरें चल रही थी जो सरकार 1.7 लाख करोड़ मतलब 1,70,000 करोड़ रुपए को चैनलाइज करने की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, जिसके कारण हमने कई सारे स्टॉक्स पे तेजी की बातें करी, बट मुझे लगता है ओवरऑल मार्केट के लिए भी एक बहुत अच्छा कदम रहेगा, बिकॉज 1.7 लाख करोड़ का मतलब $20 बिलियन जो पिछले 1 साल में FIIs ने भारत में बिकवाली करी है, अगर इसका 50% भी फाइनेंशियल मार्केट्स में आता है तो दैट कुड सी अ सब्सटेंशियल अपसाइड इन आवर मार्केट्स ओवरऑल। तो पूरे बाजार के लिए भी अच्छी खबर है अनिल जी। बढ़िया, अच्छी खबर है और फ्लोज मजबूत होंगे। और बताएं सर क्या है आपका इरादा? कैश मार्केट का पहला स्टॉक बताएं सर। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्ले है। स्टॉक का नाम है JBM ऑटो। ये एक लीडिंग ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, इस तरह के कारोबार में है। जितनी भी लीडिंग OEMs है उनको ये अपने कंपोनेंट सप्लाई करती है। इसके अलावा इनका एक पोलैंड की कंपनी है इलेक्ट्रिक बसेस की, सोलरिस नाम है, उसके साथ पार्टनरशिप है, और अभी हाल ही में इन्होंने उनकी जो जॉइंट वेंचर में 20% हिस्सेदारी थी उसको खरीद लिया है। अगस्त में ये ट्रांजैक्शन हुआ है। बाकी एक दमदार कंपनी है जिसको रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्ट्रिक और CNG बसेस के लिए ऑर्डर मिलते रहते हैं गवर्नमेंट से, कई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, स्टेट्स के। फिर इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस है, इनके लिए भी इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर्स मिलते हैं। बाकी दमदार नतीजा है। सितंबर तिमाही में 37 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 25 करोड़ का पैट था। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 18%, पिछले 3 साल का पैट का क्या है 31.5%। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा करेगा। शॉर्ट टर्म में 440 के टारगेट, 410 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए राय, 410 के स्टॉप लॉस के साथ JBM ऑटो। दूसरा स्टॉक सर? दूसरा स्टॉक अनिल जी आज का उस सेक्टर से जो फोकस में है, सीमेंट का सेक्टर। स्टॉक का नाम है ओरिएंट सीमेंट, जो अभी 130 के लेवल पे ट्रेड करता है। अनिल जी, आज पूरे सीमेंट स्पेस में एक दमदार तेजी बनी हुई है, पर्टिकुलरली लेड बाय अंबुजा सीमेंट, फिर ACC, इंडिया सीमेंट सब अच्छा कर रहे हैं, और इवन अपना रेन इंडस्ट्रीज अपना इसलिए बिकॉज आपने 165-67 में इसको रिकमेंड किया था और मैंने 172 पे रिकमेंड किया था, वो भी आज 3-4% तेज है। सीमेंट का प्ले वो भी है। अनिल जी, ये ओरिएंट सीमेंट CK बिरला ग्रुप की कंपनी है जिसकी सीमेंट की कैपेसिटी 8 मिलियन टन की, क्लिंकर की कैपेसिटी है 5.5 मिलियन टन की। 3 प्लांट है, एक महाराष्ट्र में, एक तेलंगाना में, एक कर्नाटका में। वैल्यूएशन के लिहाज से एक बहुत ही सस्ते लेवल्स पे ट्रेड करने वाला सीमेंट स्टॉक है। कंपेयर टू इट्स पीयर्स बहुत सस्ता है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं और डिविडेंड यील्ड है अराउंड 2%। फिर FIIs DIIs भी अराउंड 19% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें सभी नामी गिरामी फंड्स है। फिर रेखा झुनझुनवाला जी, जो वाइफ ऑफ लेट राकेश झुनझुनवाला जी, वो भी अराउंड 25 लाख शेयर्स ओन करते हैं, 1.22% स्टेक। फिर बिट्स बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, 1.72% स्टेक। मुझे लगता है ये स्टॉक भी काफी अंडर वैल्यूड है और सीमेंट सेक्टर अच्छा कर रहा है, ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 140 का टारगेट, 125 का स्टॉप लॉस। ओके, 125 का स्टॉप लॉस, 140 का टारगेट। सेठी साहब, आप थोड़ी देर फोन लाइन पर बने रहें, इधर उधर जाए ना, हम थोड़ा सा इधर उधर जाके आते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट बात करनी है सेठी साहब आपसे, बट उससे पहले स्ट्रैटेजी का वक्त हो रहा है। बिगुल अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, ठीक ठाक एक्शन हो रहा है ग्लोबल स्क्रीन पर। अगर देखें जो शो की शुरुआत में आप कह रहे थे 50 से 100 अंक नीचे ही आपको थ्रू द डे डाउ दिखाए, बिल्कुल वैसे ही एक्शन इस समय हो रहा है। तो 90 अंक नीचे डाउ दिख रहा है और करीब नैस्डैक फ्यूचर्स में थोड़ी ज़्यादा गिरावट है, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पर तेज़ी भी उतनी बड़ी बनी थी, 2% ऊपर तो फ्राइडे को भी था। बट अदरवाइज कुछ ज़्यादा परेशानी वाली ग्लोबल पिक्चर नहीं है। यूरोप की अगर आप बात करें तो बढ़त ही हो रही है, 0.5% तक की बढ़त यूरोप में है। कच्चा तेल 96 के आसपास है, कुछ एक्शन वहाँ पर नहीं है। रुपया ऑफकोर्स थोड़ा कंसर्निंग है, 30 पैसे मजबूत खुला था, फिलहाल 40 पैसे कमज़ोर आपको दिख रहा है, 0.5% की गिरावट रुपये में है इसमें। तो वहाँ पर थोड़ा एक्शन ज़्यादा वॉलेटाइल है, बट अदरवाइज ग्लोबल क्यू स्टेबल है सर।
दीप मतलब लेवल से लेना है। 18,300 के नज़दीक आएगा तो खरीदना है, 18,400 425 के आसपास आएगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे। व्यू पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन लेवल से डेटा क्या बता रहे हैं वो बता दूं। डेटा ये कह रहे हैं कि 18,300 के नीचे क्लोज होने की संभावना आज नहीं है, तो क्लोजिंग आपको 18,300 के ऊपर की मिलेगी। और उसकी वजह ये है 18,300 के पुट पर 86 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 56 लाख शेयर हैं। तो जैसे आप 18,300 के नज़दीक पहुंचेंगे, पुट राइटर सपोर्ट देंगे खरीदारी के लिहाज से, कॉल राइटर सपोर्ट देंगे शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से। 18,400 यहाँ 71 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से 40 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, वो आपके लिए रुकावट का काम करेगा। तो दोनों तरफ पैक कर रखा है, 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट उधर में, मतलब दोनों जगह रेंज पैक करके रखिए 18,300 18,400 की रेंज में, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी 42,000, ये मेक और ब्रेक लेवल है। या इंटरेस्टिंग कुछ होता दिख रहा है दीप, वो समझिएगा जरा। 42,000 पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 52 लाख शेयरों का, और 42,000 के कॉल्स में भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 41 लाख शेयरों का। और अब आप 42,100 के ऊपर ट्रेड करें, यानी कि ऑलरेडी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जिस लेवल पर है उससे आप ऊपर कर रहे हैं। इसके साथ साथ 42,100 पर कॉल राइटिंग पुट राइटिंग होकर रखिए, तो यानी कि 42,000 42,100 अब बचे हुए समय के लिए बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। संभावना इस बात की पूरी कि आपकी क्लोजिंग आज 42,000 के ऊपर होगी, ठीक है। ऊपर होकर कितना जा सकती है? सिमिलरली 42,100 42,200 की रेंज में भी रुकावट का मामला बहुत है। ओके हाँ, मतलब एकदम पैक करके रखा है दोनों तरफ। मतलब 100-200 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो वहाँ रुकावट आ जाएगी, और 100-200 पॉइंट घटेगा तो भी आपको मतलब है ना वहाँ पर रुकावट आती हुई दिखेगी। सो बिल्कुल एकदम डेटा वैसे ही बना के रखा है। सो आई थिंक बड़ी तेजी 42,350 पार करने पर होगी, बड़ी मंदी 41,900 के नीचे आएगी। सो 41,900 42,000 खरीदारी की जगह, 42,300 350 प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह। सो यहाँ भी वेट एंड वॉच करें। आज कुछ बड़ा कमाल करने का मूड निफ्टी बैंक निफ्टी का दिख नहीं रहा डेटा में, दिख नहीं रहा ना। हाँ, मतलब बजाय कॉल और पुट खरीद के पैसा बनाने के, कॉल और पुट बेच कर टाइम वेस्ट करके पैसा कमाने के मूड में ज़्यादा ट्रेडर्स आज नजर आ रहे हैं। ऐसा है जी, ठीक है, तो जाने दे, कोई करना है। ओके, बट सेठी साहब के साथ बात करेंगे। आर यू देयर? हाँ अनिल जी बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा, वो बंसल जी कुछ आपसे राय लेना चाहते हैं। ऊंचाई पिक्चर आपके कहने पर उन्होंने फिल्म की टिकट बुक कर दी है, जरा एक बार उन्हें राय दे दें और बता दें आपका अनुभव कि जाएं कि ना जाएं, अभी भी कैंसिल हो सकती है। बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही अच्छी मूवी है, बिल्कुल जाना चाहिए। ये तो कोइंसिडेंस है कि आज चिल्ड्रंस डे पे हम बात कर रहे हैं। ये मूवी में सीनियर सिटीजन्स को वापिस अपना बचपन जीने का जो मौका है उसके बारे में मूवी है, और मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा। और ये सीनियर सिटीजन्स को और खास करके अपने दोस्तों के साथ जो सीनियर लेवल के लोग हैं, मतलब इवन फॉर आपको फिल्म पसंद अनिल जी अपनी एज वालों के लिए भी है, बाकी सीनियर सिटीजन्स में अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल देखी जानी चाहिए। कल मैं मूवी देखने गया, मतलब क्रिकेट मैच खत्म हुआ, उसके बाद कौन सा मैच? बट कोई थिएटर में कहीं पे जगह नहीं थी और सब थिएटर हाउसफुल। मतलब बहुत ये एक्चुअली अनिल जी मुझे लगता है जैसे कश्मीर फाइल्स ने पिकअप किया ना पहले दिन की के बाद वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के हिसाब के कारण, उस तरह की पब्लिसिटी होगी इसकी। और अभी खबरें ऐसी भी है कि जो कलेक्शन फ्राइडे को था उससे 3 गुना कलेक्शन हुआ है संडे को। अच्छा, जबकि संडे को क्रिकेट मैच भी था फाइनल। कौन सा मैच? अनिल जी फाइनल था ना पाकिस्तान और इंग्लैंड का T20 वर्ल्ड कप। कब हुआ? किसने देखा? हमारे क्या लेन देन है सर, देखो देखा नहीं शादी में अब्दुल्ला दीवाना। फाइनल था। अच्छा, बाय द वे सेठी साहब आपको पसंद आई वो तो ठीक है, समझ में आता है। आप कह भी रहे सीनियर सिटीजन से बनी, लेकिन बंसल जी को तो आजकल शादी के प्रपोजल आते हैं, कहते हैं बंसल जी को भी क्या उतनी पसंद आएगी? अनिल जी मेरा नेफ्यू है करीबन 10-12 साल का, 14 साल का, उसको भी पसंद आई अनिल जी। तो उससे छोटे तो नहीं है राकेश। बंसल जी, लेकिन आपके लिए इसमें एक संदेश छुपा है, बहुत गहरा संदेश है। ये आपने जो फिल्में देखना बंद किया है कि मैं क्या बोला, कॉस्ट कटिंग और वेस्ट ऑफ मनी, ये देखो दूसरे लोग जगह ले लेंगे, ध्यान रख लेना, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं है। सेठी साहब ने आज पूरा विश्लेषण जिस तरह का किया है, शुक्रवार से लेकर रविवार तक के आंकड़ों का, फिल्म की कॉस्ट भी बता दी कि 35 करोड़ में बनी है, सारा अपडेटेड है। हो सकता है बंसल जी के हाथ से सत्ता खिसक जाए ये फिल्मों वाली, क्या लग रहा है? लग रहा है, हो सकता है कांटे की टक्कर है। इस बात पे कुणाल जी आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं, मुफ्त वाली? जी कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, मैंने तो बंसल जी को कहा था अनिल जी कि प्राइवेट स्क्रीनिंग करा लेते हैं, अलग कमरे में आपको बंद कर देंगे अनिल जी, आराम से देख सकते थे। लेकिन अनिल जी माने नहीं अनिल जी, बंसल जी। बढ़िया है, तो आपको लेके जाए तो साथ अनिल जी इसीलिए मुझे लेकर के नहीं जा रहे अनिल जी, अब मैं समझ गया। अभी तो बोला सेठी साहब ने कि दोस्तों के साथ जाए, का मामला है तो इसलिए अनिल जी ठीक कर रहे हैं। ओके। हाँ, अब तो कोई ले जाए तो भी मना करते हैं भाई, मैं सीनियर सिटीजन वाले मामले में नहीं। लेकिन अच्छी मूवी है, और जैसा कि सेठी साहब कह रहे हैं देख कर आए, तो ज़रूर एक बार आप कोशिश करें, जाए देखें। आप भी जाएंगे? आइए बढ़ते आगे। हाँ सॉरी, आप भी जाएंगे? टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, जानना कोशिश। बच्चन साहब की मूवी आपको तो नहीं, मेरे तो फेवरेट है। इवन तीनों ही, मोहम्मद ईरानी साहब, अनुपम खेर भी हैं, तीनों ही फेवरेट है मेरे, पसंद है मुझे। कोशिश करूंगा पूरी जाने की। आइए इस बीच बसिन साहब से करते हैं मुलाकात। हो गया समय? हाँ हो गया, और लेट चल रहे हैं जी। बिल्कुल, बसिन साहब स्वागत है आपका। सर नमस्कार, बताएं सर पहले तो अपडेट और साथ ही आउटलुक। अनिल जी अपडेट आपको दे दूं, कुछ दिन पहले आपको लास्ट वीक का था यूपीएल, परसों का था आईआरसीटीसी, कैनफिन होम, आरबीएल, हिंद कॉपर, सारे अपने टारगेट से ऊपर हो गए, और मेरा ऑल टाइम फेवरेट अशोक लीलैंड न्यू हाई पे आ गया। आज सुबह आपको कहे थे आईएक्स 48 बिक गया, वो 55-60 जाएगा। दूसरा आपको टॉप पिक्स दिए एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, इसके बिना निफ्टी जाएगा नहीं, 18,600 दोनों एक्यूमुलेट कीजिए। अब आपके लिए दो ब्लू चिप्स हैं, मुझे ऑटो में बहुत बुलिश हूँ। आफ्टर द नंबर्स ऑफ अशोक लीलैंड आई एम वेरी बुलिश ऑन ऑटो, तो दो नाम ऑटो के देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, परफेक्ट, बताएं, शुरू करें सर। तो सबसे बड़ा दिग्गज पैसेंजर व्हीकल मारुति, 35 लाख गाड़ी बिकेंगी FY 23-24 में। 9,150 से 60 में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 8,925, 9,500 to 9,600। एक्चुअली तो 10,000 जाएगा, लेकिन अभी आपको 500 रुपए मिलेंगे मारुति में। दूसरा, बालकृष्णा इंडस्ट्री हैज अंडर परफॉर्म बिकॉज टायर इनपुट कॉस्ट हैव गॉन अप एंड मार्जिन विल बी अंडर प्रेशर, बट ये ब्लू चिप है। 2400 से आके 1850 आ गया है। 1860 में लीजिए, 1820 का स्टॉप लॉस, 2050 का टारगेट। इसके जो भी रिजल्ट्स आज आएंगे टू गेट डिस्काउंटेड, दिस स्टॉक इज नाउ लुकिंग गुड फॉर 2050 एंड मे बी बियॉन्ड दैट। बाय दिस ब्लू चिप अलॉन्ग विद मारुति। 509,600 का टारगेट मारुति के लिए, और 2050 का टारगेट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के लिए। नतीजे आज ही आने वाले, आज ही आने वाले। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और अपोलो टायर, दो ऑटो इंडस्ट्री कंपनी। ऑटो इंडस्ट्री तो क्या मतलब, ऑटो से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, दोनों टायर कंपनियां हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं। आशीष तैयार है? आशीष, दोनों हैं आपके पास तैयार? सर पहले अपोलो टायर्स आपको बता देता हूँ। अल्फाबेट चल रहे हैं। अगर हम बोले बालकृष्ण तो उसमें क्या दिक्कत है? 10 सेकंड लगेंगे बस। अच्छा ले लो 10 सेकंड। 10 सेकंड में पता है आपको बेन जॉनसन 100 मीटर दौड़ जाता है। हाँ। चलिए अपोलो टायर से करिए शुरुआत। सर अपोलो टायर्स यहाँ पर देखिए नतीजे अच्छे आ रहे हैं। कंपैरेटिवली एक चीज़ बता दूं, आपने दोनों के लिए पूछा है सवाल, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज से बेटर नतीजे जो है अपोलो टायर्स आपको देगा। यहाँ पर देखिए रेवेन्यू में 17% का इजाफा है। ऐसा बोलो ना आप, बालकृष्ण जैसे अपोलो ज्यादा अच्छे देगा इसलिए पहले मैं वो बताऊंगा। हाँ तो वो लॉजिकल होता था। बताइए जी। सर वहाँ पर जो यूरोप बिजनेस है, एनर्जी कॉस्ट बढ़ गया तो वहाँ पर मार्जिन में थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, लेकिन बाकी ज्योग्राफीज में इन्होंने काफ़ी अच्छा किया तो परफॉर्मेंस वहाँ पे ऑफसेट हो जाएगी। इनका जो एबिटा है यहाँ पर 10% की ग्रोथ है। मार्जिन अगर आप देखें तो थोड़े से गिरेंगे, कोई बड़ा डेंट नहीं है, 13% से घटकर 12% हो जाएंगे। और टोटल मुनाफे में भी अगर आप देखें तो स्टेबल 10% की ग्रोथ है, यानी 174 करोड़ पिछले साल था, इसके मुकाबले 192 करोड़ का जो मुनाफे का अनुमान जो है बाजार लगाकर चल रहा है। यानी हर लिहाज से आप देखिए सर नतीजे बढ़िया आ रहे हैं। ओके, तो एक्सीलेंट, बहुत ही शानदार नतीजे अपोलो टायर्स के। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के कम अच्छे वाले वो भी बता दो। सर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नतीजे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ठीक ठाक है। सबसे पहली बात कि मुनाफे में अगर आप देखें तो करीब 15% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, यानी 377 करोड़ पिछले साल था, इसके मुकाबले 322 करोड़ का अनुमान है। और मार्जिन में जहाँ पर अपोलो टायर्स में सिर्फ 1% का कट है, यहाँ पर 5% की गिरावट है, यानी 25% से घटकर 20%। और इनके कामकाजी मुनाफे भी देखें तो लगभग फ्लैट ही है, बिल्कुल अनचेंज्ड है। इनफैक्ट ज़्यादा उम्मीदें ही नहीं है। 520 करोड़ पिछले साल था, इस बार 522 करोड़ का अनुमान है। और टॉप लाइन में भी अगर आप देखें तो 25% का इजाफा है, यानी 2050 करोड़ के मुकाबले 2557 करोड़ रहेगा। वॉल्यूम ग्रोथ भी देखें तो करीब करीब 9% रहेगी, रियलाइजेशन में 16% की ग्रोथ है। कंपैरेटिवली सर अपोलो टायर्स बेटर नतीजे हैं। ओके, अपोलो टायर है बेहतर नतीजे, ये राय आपके लिए आती हुई बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और अपोलो टायर में से, दोनों में से। जरा एक बार राय ली जाए अविनाश सर से भी इन पे, बताएं सर।
कि जो मार्जिन प्रेशर है वो शायद और एक क्वार्टर के लिए लगेगा, बट ओवरऑल रबर के जो प्राइसेस है वो करीबन ऊपर के लेवल से 30-35% गिरे हैं। तो सेकंड हाफ में मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी अपसाइड सारे टायर कंपनीज को आएगी। तो मेरे भी पॉइंट ऑफ व्यू से अपोलो टायर्स विल बी अ बेटर पिक। ऑफ कोर्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज तो काम करता है, डेफिनेटली टायर सेक्टर्स के लिए आने वाला समय काफी अच्छा रहेगा। स्पेशली अगले 6 महीने के आउटलुक की बात करें तो सारे टायर कंपनीज में अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे नजर रखिए, यहाँ पे कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो खरीदने का मौका बनेगा। ओके, तो ये है आपके लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और अपोलो टायर्स, दोनों पर रखते हैं नजर। आने वाले हैं इनके नतीजे। पीएनसी इंफ्रा के नतीजे आ गए हैं। आय एकदम सपाट है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, 3 करोड़ का सिर्फ फर्क पड़ा है। 3 करोड़ कम आती हुई दिखिए, कुछ वहां पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिख रहा है आपको। मार्जिन्स थोड़े कम हुए हैं, जो इस पूरी स्पेस में हम देख ही रहे हैं इस बार नतीजों के सीजन में। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक है 73 रुपीज 10 पैसा अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है एनसीसी। एनसीसी के अंदर मोमेंटम बन रहा है। पिछले 7-8 दिनों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब इसमें बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर चुका है और बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एनसीसी के अंदर आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। एनसीसी यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करे। नीचे के अंदर जो स्टॉक का सपोर्ट 70 रुपया 71 रुपए के पास है, तो 71 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 77 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 77 का लेवल निकलने के बाद 80 रुपए तक के लेवल एनसीसी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें 71 के स्टॉप लॉस लगा के 77 से 80 के टारगेट्स के लिए। 77 से 80 के टारगेट्स एनसीसी, ये है काउंटर आपके रेडार पर जो होना चाहिए। रखेंगे इस पर नजर। एक्शन इस पर भी बन रहा है। मदरसन में एक्शन आपको फिर से बनते हुए दिख रहा है। इस स्टॉक को अपने रेडार पर रखिए, लगातार मूव्स दिखा रहा है। अविनाश जी, भारत फोर्ज आज नतीजों के बाद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है, बट रिसेंटली मदरसन में हमने अच्छा बाउंस बैक देखा है। 65 से अब 72 पर चल रहा है। जरा एनालाइज करें सर, दोनों में क्या चल रहा है? नहीं, इनफैक्ट देखिए मदरसन की अगर हम बात करें तो मदरसन एक ऐसी कंपनी है जो ज़्यादातर पैसेंजर कार मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। मारुति का जिस प्रकार का गाइडेंस इम्प्रूव इन्होंने करके इंक्रीज कर लिया है, इसका मतलब है कि आने वाले कम से कम 3-4 क्वार्टर्स के लिए जो विजिबिलिटी है वो मारुति के लिए तो अच्छी रहेगी, लेकिन उनके जो मेन सप्लायर्स है जिसमें मदरसन सुमी आता है, यानी कि संवारदा मदरसन, यहाँ पे डेफिनेटली आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी और तेजी बनने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि नॉर्मली तीसरी और चौथी तिमाही में ज़्यादा रैंप अप आपको नंबर्स में देखने को मिलता है। और रही बात भारत फौज की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ने से मार्जिन पे प्रेशर है, लेकिन इन्होंने जो डिफेंस में अभी जो रिसेंटली बड़े ऑर्डर्स हासिल किए हैं, इसका भी इम्पैक्ट आपको पार्टली सेकंड हाफ ऑफ FY23 और FY24 में देखने को मिलेगा। और ये काफ़ी बड़ा बिजनेस है, स्केलेबल है। तो भारत फौज में भी मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा और गिरावट आती है तो खरीदने का मौका बनेगा। और मदरसन जिनके पास है वहां पे होल्ड करें, क्योंकि ये डेफिनेटली एक अच्छा प्ले बनेगा पैसेंजर कार सेक्टर के ऊपर। यह है आपके लिए भारत फौज और मदरसन दोनों पर राय अविनाश जी की तरफ से। बाय द वे अनिल जी, आपसे भी राय लेनी है और 2 काउंटर्स पर लेनी है। पहले तो जो आज का फोकस वाला स्टॉक है वो मनापुरम। 9 तारीख को 108 के लेवल पर खरीदारी की राय दी थी 2000 में। आपने कहा था कि अब जो होना था हो गया। मुथूट के बाद का आपने बोला था कि अब मन्नापुरम पर करें फोकस। 108 पे था, 112, 115, 118, 122 के टारगेट्स। 117 का आज हाई है, तो पहले 2 टारगेट्स हो गए, तीसरा टारगेट भी ऑलमोस्ट हिट हुआ। जरा इस पर पहले बताएं सर। अब तो होल्ड करना चाहिए। अब तो वैसे भी जिम्मेदारी वागले साहब की हो गई। तो वागले साहब भी आ गए, तो अब बढ़िया है। तो 118, 122 के टारगेट इंटेक्ट है। मेरे ख्याल से वागले साहब ने भी 123, 125 के टारगेट दिए, जो सही है। बेसिकली अंडर ओन स्टॉक है, पिटा हुआ है, भाव से बुरा नहीं है, बढ़ा हुआ नहीं है। और जरा भी नतीजे जब अच्छे आते तो ये वाला मामला होता है। तो आज सुबह हम बात ही कर रहे थे कि क्या ये दूसरा M&M फाइनेंस हो सकता है, एग्जैक्ट राइट। और आप देखिए, नो डाउट M&M फाइनेंस 9-10% बढ़ा था, लेकिन 6-7% मनापुरम के लिए बढ़ना भी अपने आप में छोटी बात नहीं है। तो आई थिंक ये एकदम परफेक्ट है, अभी भी होल्ड करना चाहिए। 107-8 से कोई बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, नहीं बढ़ा है। और सबसे बढ़िया बात ये दीप कि रिजल्ट आने के बाद भी टिका हुआ है, डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। सो आई थिंक थोड़ी और स्टीम अभी बाकी है, थोड़ा और बढ़ सकता है। तो वो हमारे 122 तक के जो टारगेट है वो आप डेफिनेटली होल्ड करें। 122 के लिए होल्ड करें 100%। दूसरा रेन इंडस्ट्रीज, एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले क्लोजिंग शो में ही 167 के लेवल पर खरीदारी की राय दी थी।
171, 75, 79, 84, 79 का तीसरा टारगेट वो भी अब हिट हो गया इस पर आज 82 दिखा रहा है मेरे पास में, 3 नवंबर का शायद, नहीं उससे भी पहले 31 अक्टूबर को पहले दिया था, पहले 3 नवंबर को फॉलो अप दिया था, 3 नवंबर को, हाँ, तो 176 और 182 के जो दो टारगेट है, 182 के नजदीक पहुंच चुका है। आज का हाई कितना है? हाँ, 180 तो ऑलमोस्ट है, लेकिन अब भी होल्ड कर सकते हैं, और वो इसलिए कर सकते हैं कि मोदी जी ने कहा है कि 190 की तरफ जाने को तैयार है। अच्छा, मोदी जी का भी मुझे याद है, उस समय उनका भी कन्विक्शन था, उन्होंने भी कहा था कि नतीजों के पहले अच्छा है। मेरे ख्याल से 162-64 के आसपास हमने पहले सबसे पहले जब फिर 170 के आसपास 170 पे दिया था। तो आई थिंक अभी भी होल्ड करना चाहिए दीप, मुझे लगता है कि 182 तो पहला अगला टारगेट जिसके करीब आप पहुंच ही चुके हैं, 188-190 तक ये जाने को तैयार है, होल्ड करना चाहिए। ऐसे ही एक स्टॉक और भी रडार पे आ रहा है मेरे। अच्छा, हाँ, तो 2 मिनट दीजिए, मैं एक बार चेक करता हूँ, 2 मिनट मुझे दीजिए। बिल्कुल सर, तब तक नितिन जी से करते हैं मुलाकात। आइए करते हैं स्वागत निफ्टी के निशानेबाज नितिन मोरारका का। स्वागत है नितिन जी, गुड आफ्टरनून सर, बताएं क्या करना है इस समय? सर, डेटा ओवरऑल पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पे हम 18,400 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 69 पे है, और इसका स्टॉप लॉस होगा 40 रुपए का, और टारगेट होंगे 120 रुपए का। तो 18,400 की कॉल ऑप्शन यहाँ पे लेने की होगी। और साथ साथ एक और स्टॉक है जिसमें डेटा काफी अच्छा बन रहा है, मोमेंटम कभी भी आ सकता है, वो है कोटक बैंक, जो अभी 1923 के आसपास चल रहा है। आज मार्केट नीचे आ रही है, फिर भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, और इसमें काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग 1910 के आसपास हुई है। तो जैसे ये 1930 का ब्रेकआउट लेगा तो मंथली ब्रेकआउट होना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, आप बेट करना चाहिए। और अगर कोटक बैंक में ट्रेड बनाना है तो मुझे लगता है कि 1920 की कॉल ऑप्शन जो 43 में मिल रही है, जिसका स्टॉप लॉस होगा 30 रुपए पे, और टारगेट इसके हो सकते हैं करीब करीब 70 रुपीज का, यानी कोटक बैंक में अपसाइड ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, तो अपसाइड ब्रेकआउट कोटक बैंक और निफ्टी में 18,400 की कॉल खरीदें, 69 के लेवल पर आपको मिलेगी, 120 का टारगेट, 40 का स्टॉप लॉस। ये है पहली स्ट्रैटेजी। दूसरा, बैंक्स पर रखें फोकस। कोटक बैंक 1920 की कॉल खरीदें, 43 के लेवल पर, 70 का टारगेट, 30 का स्टॉप लॉस। ओवरऑल बैंक निफ्टी में कैसा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं नितिन जी? देखिए, बैंक निफ्टी में डेटा पॉजिटिव बना हुआ है। आज सुबह थोड़ी पोजीशन कटी थी, बट फिर से हम देख रहे हैं कि अभी ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है, बट पोजीशन अंदर वापस बन रही है। और बैंक निफ्टी में लीडरशिप एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, ये 2 स्टॉक से अभी लीडरशिप आ रही है। इन दोनों स्टॉक में डेटा पॉजिटिव है, तो ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी इस एक्सपायरी में, जो वीकली एक्सपायरी है, 42,500 से ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए, यानी 42,250 अभी चल रही है, 42,500-600 ये रेंज में फ्यूचर जा सकता है, यानी यहाँ से कम 300 से 400 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में बन सकती है। ओके, तो 300 से 400 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में नितिन जी को दिख रही है। बड़े बैंक्स का सहारा भी है, कोटक बैंक पर कॉल खरीद कर चले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन जी, और अपनी राय देने के लिए। कैश का ऑप्शन, आइए बिगुल। सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, मार्केट्स के अंदर आज पूरे दिन साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास एक पुट लेने का सलाह भी आया है, और बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में मेरे को लग रहा है 1 या 2 दिन का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 598, 599। स्टॉक का नाम है एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पिछले 2-3 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है, और अभी यहां से थोड़ा सा दबाव और देखने को मिल सकता है। कल का लो तो ब्रेक हो ही चुका है, 599 अभी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। इसको यहाँ पे नीचे में मेरे को लग रहा है कि 585 से लेके 580 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए पुट के जरिए 595 वाला पुट अभी 9 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। एसबीआई के अंदर मेरे को 10 से 15 रुपए का फॉल 1-2 दिनों के अंदर लगता है देखने को मिल सकता है। तो 595 का पुट यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, 5 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर जो पहला टारगेट बनेगा वो 14 रुपए का बनेगा, दूसरा टारगेट जो बनेगा वो 16 रुपए का बनेगा। तो एसबीआई का 595 का पुट खरीदारी करें 9 रुपए पे, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 14 रुपए से लेके 16 रुपए तक के टारगेट होंगे। 1 से 2 दिनों का ये ट्रेड होगा। ओके, तो यह है आपके लिए एसबीआई 595 का पुट। जो हमारी बात हुई थी अनिल जी पिछले हफ्ते कि प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा फोकस करिए, अब वो रोटेशन के लिए तैयार हैं, बिल्कुल वही आपकी स्क्रीन पर प्ले आउट हो रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मुनाफा वसूली, प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी, अभी भी आपको वही दिख रहा है। आइए इनफैक्ट अनिल जी के रेडार पर अब कौन सा स्टॉक आया है ये जान लेते हैं, बिल्कुल कल के 2000 का। बताएं सर।
बायोकॉन, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय। दीप, आज स्टॉक अच्छा बढ़िया मूव दिखा रहा है, डे हाई के आसपास भी आ गया, आखिरी आधा घंटा है और स्टॉक तेजी के साथ बढ़ रहा है। रिजल्ट्स आने वाले, रिस्क एक वही है कि जनरली रिजल्ट्स के पहले, लेकिन रिजल्ट्स के पहले मजबूत होना भी अपने आप में एक अच्छा संकेत। और मैं वो स्टॉक देखता हूँ आजकल जो ज़्यादा चले ना हो, जैसे कि ग्लेनमार्क, जहाँ अच्छा नंबर के बाद बड़ा सरप्राइज हुआ है। मुझे लगता है बायोकॉन भी उसी तरह का एक था। और मुझे इसलिए याद आया जब आपने ये दोनों स्टॉक याद दिलाए तो सिंजीन, उसके नतीजे पे हमने बात की थी। हमने कहा था सिंजीन के नंबर्स बहुत बढ़िया आने वाले हैं, अच्छा भागा था और सिंजीन भागा था। सिंजीन के नंबर्स बहुत दमदार आए। बायोकॉन तो सिंजीन की होल्डिंग कंपनी भी है, हमें लगता है कि अच्छे नंबर्स दिखा सकता है। डे टारगेट 293 रुपए का रखें, 293 का। 300 और 310 के टारगेट आप इवेंचुअली लेकर चलें बायोकॉन के लिए। रिस्क चूंकि नतीजों का ही है, तो आप चाहें तो ऑप्शंस ले लें या फिर कोई एक पुट ऑप्शन 280 के आसपास का लेकर उससे हेज करके भी चल सकते हैं, ताकि आप अगर फ्यूचर्स खरीदें तो उस हिसाब से क्वांटिटी उतनी लें कि रियल की रिस्क को आप लेकर चलें। 278 आज का लो 280 है, उससे थोड़ा सा नीचे 278 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना आपको चाहिए और ऊपर में खरीदारी करने की राय बायोकॉन में। बायोकॉन ये वाला मतलब नहीं, आपको ऐसी 18,300 18,400 की निफ्टी पे आपको ढूंढने पड़ेंगे स्टॉक जो अफोर्डेबल है। यस, वो भी बात सही है ना। हाँ। और एक्चुअली इस रिजल्ट सीजन में आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हुई है कि जिन कंपनियों के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, जिनकी उम्मीद अच्छी की थी, जो स्टॉक भाग चुके वो चले नहीं, वो उल्टे हैं। और जिनके नंबर्स थोड़े भी अच्छे हैं और स्टॉक चले नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, उन्होंने कमाल दिखाया है। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से हो सकता है रिजल्ट कितने अच्छे हैं वो देखने वाली बात है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से थोड़ा सा मामला मुझे बेहतर दिखता है, इसलिए मैं बायोकॉन पर खरीदारी करने की राय दे रहा हूँ। एक बार जरा बायोकॉन के चार्ट्स पे राय ले ली जाए वागले साहब से। वागले साहब चार्ट देखते हुए, वागले साहब बायोकॉन चार्ट देखें जरा। अनिल जी, 300 तक जाते हुए मुझे दिखता है, 1 से 2 दिनों का टाइम होगा। आपने आई एम श्योर इंट्राडे तो दिया नहीं होगा, ये पोजिशनल कॉल है, तो ये लेवल पे बाय करें। हल्का सा करेक्टिव मूव आता है, 285 के नीचे जाते हुए नहीं दिखता है मुझे। आपका स्टॉप लॉस 280 का होना चाहिए। 300 का पहला टारगेट, वहां पर अगर उसको निकालता है फिर ये 310 315 तक भी जा सकता है, लेकिन इमीडिएटली मैं 300 की बात करूंगा। 1 से 2 दिनों का ये व्यू है। ओके, 1 से 2 दिनों का व्यू है। बायोकॉन पर रखिए नजर। इनफैक्ट चलिए, बायोकॉन की बात निकली है तो कैसे रहेंगे इसके नतीजे, ये भी एक बार जान लेते हैं। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर बताइए। बायोकॉन के नतीजे अनुमान से एक्चुअली बेटर आ सकते हैं, क्योंकि सिंजीन के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे और अनुमान है कि 24% से कंपनी की आय इस बार बढ़कर आ सकती है। करीबन 2,280 करोड़ का इस बार का कंपनी का टारगेट है कि वो आय आप देख पाएंगे। जो कामकाजी मुनाफा होगा वो करीबन 470 करोड़ के आसपास आ सकता है। 7% की ग्रोथ का अनुमान है वहाँ पर। मार्जिन 21-22% के आसपास रहेंगे और जो मुनाफा होगा वो करीबन 180 करोड़ का इस बार आ सकता है, 12% ऊपर। जैसे कि मैंने कहा, सिंजीन के नतीजे काफ़ी बढ़िया आए थे, तो वो एक बेनिफिट यहाँ पे आता दिखेगा। बायोलॉजिक सेल्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, 25 से 30% की ग्रोथ आप यहाँ देख पाएंगे। जो कंपनी के दूसरे सेगमेंट है वहाँ भी करीबन 15 से 16% की ग्रोथ का अनुमान है। और जो अप्रूवल्स पेंडिंग थे, अब वहाँ भी अप्रूवल्स आ चुके हैं, तो उस पर भी मैनेजमेंट की कॉमेंट्री पर नजर रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए बायोकॉन। देखते हैं कैसी रहेगी इसकी परफॉर्मेंस। रेडार पर रखें। अनिल जी की तरफ से 2000 की खरीदारी की भी व्यू है। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT। बताएं सर। दिपांशु, पिछले हफ्ते हमने PSU बैंक्स में एग्जॉशंस के पैटर्न्स देखे थे एंड वहां पर हमने कुछ शॉर्ट पोजीशंस रेकमेंड किए थे, और मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ICICI बैंक ने एक अहम सपोर्ट लेवल था लगभग 910 के आसपास का, जो ये मेंटेन कर रहा था सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज, वो उसने ब्रेक किया एंड इनफैक्ट इसकी क्लोजिंग भी उसके नीचे एस्टैब्लिश होने की प्रोसेस में है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी फ्रेश मोमेंटम की शुरुआत हो रही है ऑन द डाउन साइड, जिसे कैपिटलाइज करना चाहिए। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने हैं 908 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 890 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 875 का। बिकवाली करनी है ICICI बैंक के फ्यूचर्स में। ओके, तो ICICI बैंक बिकवाली करनी है इसके फ्यूचर्स में। ये है सचिन जी के लिए। दोनों तरफ का एक्शन आपको दिख रहा है और बात करते करते थोड़ा बैंक निफ्टी भी दबाव में आते दिख रहा है। मामूली सी गिरावट है, बहुत ही सीमित दायरे में आपको कारोबार होते दिख रहा है, जो हम शो की शुरुआत में बात भी कर रहे थे। कुछ बड़ा एक्शन स्टॉक वाइज तो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है।
देखते हैं कैसी रहेगी इसकी परफॉर्मेंस। एस्ट्रल, इसमें आज एक बड़ी गिरावट आई है। एक बार जरा अविनाश जी से इस काउंटर पर भी राय ली जाए। अविनाश जी, मार्जिन का ही प्रेशर है अक्रॉस द स्पेस, यही दिखा है, कच्चा तेल भी थोड़ा एलिवेटेड है। एस्ट्रल का आगे का आउटलुक क्या बनता है सर? आज तो बड़ी गिरावट है इसमें। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एस्ट्रल में बड़ी गिरावट इसलिए भी है दीपांशु, क्योंकि स्टॉक बहुत जल्दी भागा था, वैल्यूएशंस काफी महंगे हो चुके थे और जिस प्रकार के नंबर आ गए हैं मेरे ख्याल से थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। मार्जिन का प्रेशर हमको लग रहा है शायद और एक क्वार्टर के लिए चलेगा, तो लॉन्गर टर्म का तो आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी चलेगी। हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने में जो स्टॉक का मूवमेंट है थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है, लेकिन जिनको लोअर लेवल पे खरीदने का मौका मिलेगा उनको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए लॉन्गर टर्म 150 साल का व्यू लेने वाले जो इन्वेस्टर्स है इनके लिए काफी रोड मैप काफी क्लियर है। शॉर्ट टर्म में थोड़े चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि रॉ मटेरियल के खर्चे अभी एलिवेटेड हो गए हैं और उनको कम होने में कम से कम 2-3 महीने और लगेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके पास है वो होल्ड करें, और फ्रेश खरीदारी अगर थोड़ा सा और स्टॉक गिरता है, करीबन 5-6% और गिरता है, तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस थोड़े से रीजनेबल होंगे जहां पे एंट्री की जा सकती है। ओके, तो रीजनेबल लेवल्स आएंगे, अभी तक आए नहीं है, इंतजार करें एस्ट्रल पर। आज तो ऑफकोर्स आप 4% की गिरावट इस पर देख रहे हैं। वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, गोदरेज प्रॉपर्टीज में बीटीएसटी करके चलना है। 1314.15 का करंट भाव है, मुझे लगता है ये 1300 का स्टॉप लॉस होगा, 1295 1296 का, और ऑन द अपसाइड 1360 तक के ऊपर जा सकता है। 1360 के लेवल्स आपको कल मिल सकते हैं, 1360 1365। ओके, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पर रखिए नजर। एक्चुअली रियल एस्टेट स्टॉक्स में दोनों तरफ का एक्शन दिख रहा है। आज ऑफ कोर्स रुस्तम जी का आईपीओ भी खुला है, यहाँ पर रेडार आ रहा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, यहाँ पर नतीजों के बाद देखिए कैसी मूव आई है। और डीएलएफ, ये भी एक इंटरेस्टिंग काउंटर है, 1.5% ऊपर है, 400 के ऊपर होल्ड करा है इसने और अच्छी मूव आई है। हमारे एक्सपर्ट्स की भी राय रही है, आशु जी ने भी रिसेंटली कहा था इस पर रखिए नजर, अच्छी गेंस दिखा सकता है। अविनाश जी, यहाँ पर क्या व्यू है, स्पेशली डीएलएफ जैसे दिग्गजों का? वापस अच्छे मोमेंटम में सारे काउंटर्स आते हुए दिख रहे हैं। नतीजे उतने खास नहीं रहे थे इस पूरे स्पेस के, बट अब बाजार के फोकस में वापस रियल एस्टेट दिख रहा है सर। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए डीएलएफ ने बहुत अच्छी तरह से अपना कर्जा भी काफ़ी कम किया है, अपने कैश फ्लोज को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। इनफैक्ट उन्होंने जो रेंटल इनकम है उसके बारे में भी बहुत पहले से प्लान करके इनके बिजनेस मॉडल को बहुत स्टेबल किया है। मेरे ख्याल से अगर नज़रिया 6 से 12 महीने का है तो ओवरऑल जो तेजी हाउसिंग मार्केट में हमको दिख रही है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे आएगा। इनफैक्ट जो अफोर्डेबल मिडिल क्लास और जो अपर एंड सेगमेंट्स है वहाँ पे सारे सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो डीएलएफ मुझे लग रहा है कि जिनके पास है वो होल्ड करे, और ये आउटलुक और परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है अगले 6 महीने में और भी तेजी से इंप्रूव होगा। तो मेरे ख्याल से आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, और कोई भी अगर गिरावट आती है या इवन करंट लेवल्स पे कोई खरीदता है तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इवन करंट लेवल से बन सकती है। तो ये है आपके लिए डीएलएफ जो अच्छे मोमेंटम है। डीएलएफ देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देखिए, ओबरॉय रियल्टी 3.5% ऊपर है। ये पूरा स्पेस आपको वापस मोमेंटम में दिख रहा है। ओबरॉय रियल्टी, सचिन जी जरा इसका भी चार्ट देखें, अच्छे मूव में आ रहे हैं, 3.5% ऊपर। जी दीपांशु, इनफैक्ट प्राइस एक्शन काफी कमेंडेबल है। इनफैक्ट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने फ्राइडे के सत्र में एक स्विंग बनाया था, एंड वो स्विंग एस्टैब्लिश करने के बाद ये मूव अनफोल्ड हो रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है एक मोमेंटम काफी बेहतरीन है। 950 का एक माइनर हर्डल है, अगर वो निकल जाता है तो एक अच्छी मूव यहाँ पर अनफोल्ड होगी ऑन द पॉजिटिव साइड। फिलहाल अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो इसे कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है और लगभग अराउंड 915 पे, एंड 945 से 950 के आसपास जैसे स्टॉक पहुंच जाता है वहां पे रिव्यू करना है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस समय ओबरॉय रियल्टी। तो बेसिकली रियल एस्टेट ये एक बास्केट बन रहा है बाजार का, जहां पर आपको रखनी है नज़र। अच्छा एक्शन इस पर भी आपको आते हुए दिख सकता है। एचएल, इस पर भी रखिए नज़र, थोड़ा एक्शन यहाँ पर भी आपको बनते हुए दिखेगा। देखते हैं यहाँ से कैसी मूव दिखाएगा। ग्रासिम, इसके नंबर्स थोड़ी देर पहले आए थे, हम मार्क भी कर रहे थे, स्टॉक में भी थोड़ा एक्शन दिखा। बंसी जी, ग्रासिम का चार्ट देखें, 1750 का लेवल इमीडिएटली आफ्टर नंबर्स डिप हुआ, बट वहां से अच्छी रिकवरी भी इसने दिखाई और अब 2.5% ऊपर होल्ड कर रहा है। दीपांशु, अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर देखें तो कल के फ्राइडे के हाइस के ऊपर स्टॉक निकल रहा है। अच्छी बेस बिल्डिंग है, तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करना चाहिए। 1800 की तरफ जा रहा है और नई खरीदारी की भी राय होगी फॉर अ टारगेट ऑफ 1800। ये है आपके लिए
ग्रासिम में पूरा रिजल्ट से पहले का एक्शन। आइए, एनएमडीसी आज पेश करने वाली है नतीजे। कैसे रहेंगे नतीजे बताने के लिए तैयार है आशीष। नतीजे कैसे आएंगे आशीष? कमजोर सर, कोई भी मेटल कंपनी ऐसी नहीं है जिसके नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन खास बात है कि नतीजों के बाद सब में रिबाउंड जरूर आया, तो यहाँ पर भी नजर रहेगी। काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। देखिए एबिटा प्रति टन पिछले साल के मुकाबले 60% घटेगा, मुनाफे में भी करीब करीब 60% की राउंड फिगर गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्जिन 46% से घटकर 31% हो जाएंगे, कामकाजी मुनाफा 60% घटेगा। और क्योंकि कीमतें इन्होंने प्राइस कट काफ़ी बार लिए तिमाही के दौरान, तो आपको टॉप लाइन पर भी असर है। 40% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी 6,794 करोड़ से घटकर 4,008 करोड़ का जो है बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा है। स्टैंड अलोन नंबर्स में आपको बता रहा हूं, तो अगले आज से आप देखिए सर नतीजे कमजोर आएंगे, मजा नहीं आने वाला। एनएमडीसी ओके, इस पर रखते हैं नजर। किरण जी, एनएमडीसी का चार्ट सर। दीप, एनएमडीसी का चार्ट काफी सुस्त देखने को मिल रहा है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से, और 115 क्रॉस करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत भारी भरकम कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि इधर अगर किसी के पास पोजीशंस है, लॉन्ग पोजीशंस है, तो काट लेना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। शॉर्ट जाना है तो 112 के नीचे ही जाना है। ओके, तो शॉर्ट जाना है तो 112 के नीचे ही जाना है, अदरवाइज नहीं। अविनाश जी, इंतजार है इसके डीमर्जर रिलेटेड एक्शन को भी लेकर। स्टॉक में ऑफ कोर्स इंटरेस्ट जरूर है, हालांकि नंबर शायद इस बार उतना रिफ्लेक्ट नहीं करें। क्या अप्रोच रखते हैं सर 110-115 के बीच में एनएमडीसी? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु देखिए खराब नंबर्स आ गए हैं, ये तो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया था। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो डीमर्जर है ये डेफिनेटली थोड़ा बहुत वैल्यू अनलॉकिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए देगा, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रिगर तब बन सकता है जब ओवरऑल मेटल मार्केट में चाइना की बाइंग वापस रिज्यूम होगी, वहाँ पे बड़ा ग्लोबल मेटल प्राइस के मार्केट में आयरन ओर की कीमतें भी बढ़ेंगी। तो लग तो रहा है कि एटलीस्ट चाइना कम से कम दिसंबर के क्वार्टर में या आने वाले अगले साल दैट इज जनवरी में मेटल मार्केट में अपनी बाइंग बहुत जोरों से शुरू करेगा। तो ये अगर होता है तो आपको मोमेंटम मिलेगा, बट तब तक मोटा मोटी परफॉर्मेंस थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि मेटल प्राइसेस और आयरन ओर प्राइसेस अगर सॉफ्ट रहते हैं तो एनएमडीसी का री रेटिंग इतना जल्दी नहीं होने वाला है, और मार्केट इसको डेफिनेटली इंतजार करेगी कि चाइना का बाइंग कब से शुरू होता है। तो तब तक होल्ड करे, फ्रेश बाइंग करने की गुंजाइश नहीं है। ओके, होल्ड करिए, फ्रेश बाइंग करने की गुंजाइश नहीं है एनएमडीसी। देखते हैं नतीजों के बाद यहाँ पर कैसी मूव आपको आती हुई दिखती है। आइए एक बिगुल बैन से बेनिफिट आशीष के साथ जानते हैं क्या हो सकते हैं बदलाव बैन लिस्ट में। बता आशीष, डबल हो गई थी लिस्ट, जीएनएफसी और पीएनबी है बैन में, अब क्या होगा यहाँ पर? पांचों अभी भी डबल ही हो जाएगी। 2 स्टॉक है, अपडेट पहले दे देता हूँ। जीएनएफसी करीब 126% है, तो इसको काफ़ी दिन अभी बैन में रहना है। पीएनबी यहाँ पर भी देखिए 85% है, काफ़ी दिनों से स्टॉक बैन में बना हुआ, अभी भी 80% से नीचे ने ये पोजीशन, लेकिन डबल इसके लिए हो जाएंगे क्योंकि 2 स्टॉक एंट्री करने वाले। सन टीवी यहाँ पर देखिए बड़ा मूव आया है, अब 110% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, और साथ में बीएचईएल यहाँ पर भी देखिए 106% हो गई है। दोनों स्टॉक ने 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया, तो 2 स्टॉक ऑलरेडी बैन में है, 2 की फ्रेश एंट्री होगी, एग्जिट किसी की नहीं होगी। आशीष, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर काम कर रहा हूँ। नहीं, काम अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं? चलिए सर, ये तो इतने गिरे हुए स्टॉक हैं, ना गिरे तो बेटर है। सिर्फ पीएनबी को छोड़ के। तो मैं वही बोल रहा हूँ, पीएनबी गिर के बैन में आया, भेल गिर के बैन में आ रहा है, सन टीवी गिर के शॉर्ट वाली बैन में उस दिन जीएनएफसी तो सब गिर के बैन में आ रहे हैं। अच्छा, और नहीं गिरेंगे सर, ये बढ़िया हो जाएगा, बैन रोक देगा। ओके, तो आप सपोर्ट दे रहे हैं? सपोर्ट दे रहे हैं सर। चलिए, तो 2 और स्टॉक बैन में आने को तैयार है, जीएनएफसी और पीएनबी। ये आपके लिए, तो इसमें ध्यान रखें भाई, अगर बैन में आ रहा है, बैन में आने के पहले अगर किसी को पोजीशन लॉन्ग शॉर्ट है तो क्या करना है। सुमित जी जरा चार्ट वार्ट तैयार रखिए। जीएनएफसी नहीं, सॉरी, जो बैन में अभी आ रहे हैं सन टीवी और भेल, सन टीवी और भेल, अगर लोगों की पोजीशन है तो क्या करना है जरा आप तैयार रखिएगा। मैं थोड़ी देर में आपके पास आऊँगा क्योंकि वक्त भी तो लगेगा, तब तक नतीजा है। नहीं सर, ये बाइडेन साहब और शी जिनपिंग मिल गए? हाँ, आमने सामने बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ, और बस वही मीटिंग है उनकी शुरू हो रही है, पूरी टेबल पर हैं डेलीगेट्स दोनों। जीरो कोविड पॉलिसी में चल रहा है ना, शी जिनपिंग साहब लगाए मास्क, लगाया हुआ है, पूरे चाइनीज डेलीगेशन ने लगाया हुआ है। बाकी सब ऐसे ही है। बाकी सब और फैलाओ कोविड पूरी दुनिया में है। तो चलिए, तो ये ऐसा लग रहा है कि क्या मतलब
मंगल ग्रह के ऊपर है ना वो कैमरा घूम रहा हो उस तरह से। ऐसा कैमरा किसने घुमाया आपको? ऐसा लग रहा है मोबाइल से शूट किया हो बजाय इसके कि प्रॉपर कैमरा। अच्छा ही, लेकिन दिखाओ मजा आ रहा है देखने में। बहुत इंटरेस्टिंग, ऐसी फुटेज तो कम आती है। वो भी बाइडेन साहब और शी जिनपिंग साहब मिले, इंटरेस्टिंग फुटेज आ रही है। तो मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने मोबाइल पे शूट करके भेजा हो। हाँ। डिस्क्लेमर दे दो, हमारा पत्रकार हमारा नहीं है। ऐसे भेज सकते हैं इंडोनेशिया, बाली। अच्छा बाली, मतलब सब एक्सोटिक लोकेशन हम ही चलते सर कवर करने हम चलते हैं। एक्सोटिक लोकेशंस पे सारी मीटिंग्स होती हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है आपके लिए रिसेंट डेवलपमेंट। हाँ सुमित तैयार है? सुमित जी। जी अनिल जी बताएं सर। अनिल जी सन टीवी के अंदर थोड़ा सा पॉसिबिलिटी और है, 500 का इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, थोड़ा और नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन भी है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश सेल नहीं करना चाहिए। नीचे के लेवल पे इसको सपोर्ट मिलेगा 490 के आसपास। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर फ्रेश सेलिंग अभी अवॉइड करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए सन टीवी जहां पर फ्रेश खरीदारी अवॉइड करनी है। वरॉक इंजीनियरिंग, कुणाल जी जरा इसका चार्ट आप पुल अप करें सर। इनका घाटा बढ़ा है, अगर मैं नंबर सही पढ़ रहा हूं, 300 करोड़ से घाटा बढ़कर ऑलमोस्ट 800 करोड़ का आपको घाटा आते हुए दिखा है वरॉक इंजीनियरिंग। आय में आपने अच्छी बढ़त देखी है, 1509 करोड़ से बढ़कर आय 1828 करोड़ की आपको वरॉक इंजीनियरिंग की आती हुई दिखी है, बट घाटा भी बढ़कर आया है। तो ये परेशानी वाली बात है, देखना पड़ेगा इसमें क्या कुछ वन टाइम सेटलमेंट है या एक मुश्त कुछ है जिसकी वजह से घाटा बढ़ा है। क्योंकि आय में तो आप अच्छी खासी बढ़त देख रहे हैं, 1509 करोड़ से बढ़कर 1830 करोड़ की आय, बट उसके सामने 300 करोड़ से ऑलमोस्ट 800 करोड़ का जो ये घाटा हुआ है, ये चिंताजनक बात है। चलिए ऑपरेशनली भी देखते हैं कैसे नंबर्स रहे। तब तक कुणाल जी चार्ट से एक बार देख लें सर, वरॉक इंजीनियरिंग। देखिए दीपांशु, स्टॉक बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, घाटा बढ़ा है लेकिन कीमतें नहीं बढ़ती हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें चार्ट पर तो एक मेजर सपोर्ट के करीब अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दायरे का कारोबार है, दायरा बहुत बड़ा है और दायरे के निचले स्तरों के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो मेरी इसमें एग्जिट की या बेचने की राय नहीं है, मेरी राय में बने रहिए। स्टॉक रेंज में है तो वापस से एक बार रेंज के अपर एंड तक जाएगा और वहां पर आपको एक अच्छा एग्जिट मिलेगा। रेंज का अपर एग्जिट कोई 400 रुपए के इर्द गिर्द है। तो मेरी राय में इन स्तरों पर जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। उछाल आता है 390 400 के भाव दिखते हैं तो निकल जाने की राय। तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है वरॉक की तरफ से, आय बढ़ने के बावजूद आपने घाटा बढ़कर देखा है। आइए 3:20 लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर कुछ बदलाव नहीं हुआ है, वही 100 पॉइंट 125 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में 0.5% की गिरावट है। देखते हैं आज कैसा बिहेव करते हैं शाम को अमेरिकी बाजार। यूरोप के बाजार 0.5% ऊपर है, कच्चा तेल दायरे में है, रुपया 40 पैसे कमजोर है। क्या करके जाना है? नया कुछ करने की जैसा है नहीं मार्केट दीप। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 18,100 का पुट ऑप्शन रखिए अपने पास, शॉर्ट है तो 18,500 का कॉल ऑप्शन रखिए और हेज करके चले। नहीं भी करे तो कोई खास दिक्कत नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ा मूव आज रात को आने की तैयारी में है। हाँ, क्योंकि 125 पॉइंट डाउ फ्यूचर नीचे है, इसलिए लॉन्ग पोजीशन पे थोड़ा पुट लेकर जाएंगे तो बेहतर है। चाहे 18,000 वाला ले ले, चाहे 18,100 का ले ले, आपकी मर्जी पर है। क्लियर है? बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर ही बंद हो रहे हैं, अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी किसी को लगता है हेजिंग करनी है तो 41,800 का पुट ऑप्शन लेकर जाए। शॉर्ट साइड पर है तो हेज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। फिर भी करना है तो 42,300 या 42,500 आपकी इच्छा से वो कॉल ऑप्शन ले ले। बट फ्रेश पोजीशन आज बनाने की राय नहीं, कल सुबह देखेंगे। कल सुबह देखेंगे 100%। ठीक है सर। और लॉन्ग पोजीशन है आप हेज करके चले, रख के चले। और शॉर्ट पोजीशन है तो ठीक है, 100-125 पॉइंट है तो बहुत हेज ना भी करे तो चलेगा। और अगर रिस्क कम करनी है तो ऊपर का एक ऑप्शन बेच कर चले तो क्या होगा कि आपकी रिस्क कम रहेगी बस। डन सर। बाय द वे सर, आप बीटन डाउन फार्मा कंपनीज की बात कर रहे थे। जी। एक स्टॉक आपके रेडार से रह गया, स्ट्राइड्स। नतीजे देखिए सर, 163 करोड़ के घाटे के सामने 22 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखाए। आय 720 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 900 करोड़ की आती हुई दिखी है। स्टॉक 10% ऊपर नंबर्स के बाद रिएक्ट कर रहा है, 10.5% बात करते करते स्क्रीन पर हो रहा है। ऑफ कोर्स ये वन ऑफ दोस काउंटर से यू नेवर नो कहां से क्या आएगा। नहीं पता नहीं, 2-3 ही तो स्टॉक ऐसे जिन्होंने कभी हमारी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, जिसमें से एक ये है, दूसरा आईबुल हाउसिंग है जो बड़ा खराब रहा, जैसा सोचा उसके आसपास भी नहीं। आज उसके भी नतीजे, स्ट्राइड्स भी ऐसा ही है, जहाँ सोचा उसके आसपास
बहुत ऊपर में रिकमेंड किया दीपक ने, तो ये इसमें कोई डाउट ये तो हाँ, लेकिन कुछ स्टॉक्स होते हैं जो आपका 50% 75% का नुकसान दिखा सकते हैं, लेकिन उसके सामने कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो 3 से 5 गुना पैसा बना कर देंगे। नेट आपके नेट तो हाँ, एक दो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। आज तक ये समझ में नहीं आया कि स्टॉक चला क्यों नहीं। आज देख लो 12% हो गया। आज तो खैर नतीजे हैं तो समझ में आता है, बट अदरवाइज इतने सालों में समझ में नहीं आया कि इस स्टॉक के नहीं चलने की रीजन क्या थी। हर एक लिए आज से अच्छे दिख रहे थे। एनीवे चलो, रिलीफ रैली है आज लोगों के लिए। बिल्कुल, स्ट्राइड्स पर रखिए नजर, और इतनी बड़ी मूव आ रही है तो एक बार चार्ट्स पर राय भी बनती है। सचिन जी जरा देखेंगे स्ट्राइड्स का चार्ट, नंबर्स के बाद शानदार रिएक्शन आ रहा है, 11% ऊपर। दीपांशु, इनफैक्ट काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये मूव अनलॉक हो रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो एक हर्डल है जो लगभग काफी महीनों से नजर आ रहा था 365 370 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर हर्डल शायद इस बार पार हो जाए। तो अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 330 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग्स बनाने की सलाह होगी। कंफर्मेशन मुझे लग रहा है 365 370 जोन के ब्रेकआउट के ऊपर और कंफर्म हो जाएगी ये प्राइस मूव, एंड मुझे लग रहा है एक एक्सटेंडेड मूव आ सकती है अगले कुछ महीनों में लगभग अराउंड 450 तक की। तो यहाँ पर जरूर अपनी खरीदारी के रेडार पे रखना है 330 के वीकली बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो यह है आपके लिए स्ट्राइड्स जिस पर रखनी है आपको नजर। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। एक ट्रेडर फेवरेट स्टॉक जो काफी एक्टिव रहता था बाजार के रेडार पर, अब उतना एक्टिव नहीं है, बट फिर भी नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी परफॉर्मेंस, वो है IRCTC। वरुण है हमारे साथ तैयार अनुमान के साथ। वरुण बताइए IRCTC। तो दीप, नतीजे अच्छे रहेंगे, ग्रोथ अच्छी रहेगी, बट शायद मार्जिन ये कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी। अब मैं पहले आपको नंबर्स बता देता हूँ। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो 405 करोड़ से बढ़ के 875 करोड़, यानी कि यहाँ दुगने से ज़्यादा बढ़ोतरी देखने मिलेगी। एबिटा में करीब 60% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 211 करोड़ से बढ़ के 336 करोड़ पे आएगा। मुनाफा 65% बढ़ेगा, 158 से बढ़ के 262 करोड़, लेकिन मार्जिन में उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी, 52.2% से गिर के 38.4% के आसपास आने वाले हैं। नो डाउट केटरिंग का कारोबार जो है वो फुल फ्लेज अब शुरू हो चुका है, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो इस कंपनी को मिलेगा। टिकटिंग जो है वो भी काफ़ी हद तक, अब तो वो तो पहले से ही फुल फ्लेज थी, तो उसका फायदा मिलेगा। रेल नीर जो कि कंपनी बेचती थी, आपको याद होगा कोविड के टाइम पे बंद हो गया था, वो शुरू हो गया, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। लेकिन याद रखेगा, जब कोविड का समय था तो काफ़ी हद तक जो टिकटें कंपनी बेचती थी, यानी कि जो नॉर्मल आप विंडो पे जाके टिकट खरीदते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं IRCTC से ही खरीदना पड़ता था। इसके लिए उस समय पे जो मार्जिन थे वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा थे और सस्टेन नहीं होने वाले थे, ये तो पता ही है। क्वार्टर मार्जिन बढ़ेंगे, लेकिन इसके चलते कहीं ना कहीं साल दर साल मार्जिन जो है उसमें थोड़ी कमी आएगी। केवल मार्जिन में कमी आएगी, बाकी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रहने वाली है। अच्छी ग्रोथ रहने वाली है IRCTC के। चलिए देखते हैं कैसे रहेंगे इसकी परफॉर्मेंस, बट मार्जिन उतने खास नहीं रहेंगे, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ओके, IRCTC इस पर रखनी है नज़र। आइए फिर फाइनल एक लुक डाल देते हैं मार्केट पर, एक दो और काउंटर्स जहां पर आपको मूव दिख रही है, और उसके बाद क्लोजिंग के लिए हम मूव करेंगे। किम्स KIMS, जरा इस पर भी रखिए नज़र। आज मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ी थी, नतीजों पर बात भी हमने करी थी। ये स्टॉक भी रेडार पर रखिए, एक बड़ा वाला मूव इस पर आ रहा है। डेज हाई पर ये स्टॉक क्लोज हो रहा है 10% ऊपर, तो स्ट्राइड्स की तरह यहाँ पर भी आज अच्छा रहती है। और RVNL ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। IRCTC की वरुण ने अभी बात करी, RVNL भी देख लीजिए 10% ऊपर है, और इरकॉन ये भी 8% ऊपर है। तो जो रेलवे स्टॉक्स का दमदार एक्शन बना हुआ था वो अभी भी बरकरार आपकी स्क्रीन पर है। सुमित जी एक क्विक कॉल जरा दे दें सर RVNL पर। तो RVNL के अंदर पोजीशन होल्ड करें, स्टॉक में ब्रेकआउट है, स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 60 रुपए से लेके 62 रुपए तक के लेवल जल्दी RVNL में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, अब प्ले RVNL जिस पर रखना है आपको नजर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। सपाट एक्शन इंडेक्स पर लग रहा है 30 अंक नीचे निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी 42,050 के करीब क्लोजिंग के लिए हो रहा है तैयार। बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफकोर्स भरपूर था, और आज मेटल्स का दिन था। हिंडाल्को टॉप गेनर, 6% का उछाल इस काउंटर ने आपको दिखाया है। एल्यूमिनियम के प्राइसेस भी आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। इसके साथ ही अपोलो हॉस्पिटल्स ये एक्शन में था, टाटा मोटर्स इसमें थी खरीदारी, मारुति सुजुकी में भी आपने मूवमेंट देखा है, कोटक बैंक यहाँ पर खरीदारी रही है, इंडसइंड बैंक भी पॉजिटिव था, इन्फी, HCL टेक, TCS टेक महिंद्रा सुबह से ही एक्टिव है, HDFC बैंक यहाँ पर भी हल्की फुल्की खरीदारी आपने देखी है। गिरावट डॉक्टर रेड्डीज 4% नीचे, ITC 3% नीचे, HUL 2% नीचे, SBI, ICICI बैंक, विप्रो, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, M&M, L&T और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर था दबाव। तो ओवरऑल नेट निफ्टी मामूली गिरावट के साथ ही बंद हो रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, यहाँ पर भी
जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है मनापुरम की 6.5% ऊपर, इन्फो एज 6% ऊपर। नतीजों के बाद ये दोनों स्टॉक्स काफी एक्टिव रहे। ग्लेनमार्क के आए थे अच्छे नतीजे 4% ऊपर, डॉक्टर लाल 7% ऊपर ये काउंटर रहा। GSPL, एक्साइड, अंबुजा, JK, नैल्को, बलरामपुर, ओबरॉय, अशोक लीलैंड, अपोलो हॉस्पिटल्स, गोदरेज कंज्यूमर, JSPL और कोफॉर्ज जैसे काउंटर्स में भी आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। IT इनफैक्ट आज के लिए एक फ्लेवर बना ही हुआ था, तो कोफॉर्ज ले लीजिए, L&T टेक, L&T इन्फोटेक, परसिस्टेंट, माइंडट्री, ये सारे के सारे काउंटर्स आपको तेजी में ही दिखे हैं। गिरावट सन टीवी नतीजों के बाद और बैन में भी आने की तैयारी, 9% नीचे। BHL नतीजों का रिएक्शन 5% नीचे। ABB नतीजों के बाद 4% नीचे। एस्ट्रल नतीजों के बाद 3.5% नीचे। तो आज नतीजे से रिलेटेड ज्यादा डिजास्टर्स आपकी स्क्रीन पर दिखे हैं। और ऑफ कोर्स रोटेशन है PSU बैंक्स में, तो PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां पर भी आपने कमजोरी देखी है। कोल इंडिया वीकनेस दिखाता हुआ, अपोलो टायर्स नतीजों से पहले कमजोर, आरती इंडस्ट्रीज यहां पर भी आपने कुछ बड़ा एक्शन नहीं देखा है। स्टॉक भी थोड़ा सुस्ती था, बट कैश स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन। रेलवे से जुड़े स्टॉक्स जो मैं कह रहा था, RVNL, इरकॉन दोनों में तेजी है। किम्स 9% ऊपर, स्ट्राइड्स नतीजों के बाद 8% ऊपर, फोर्टिस नतीजों के बाद 7% ऊपर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट नतीजों के बाद 6.5% ऊपर था। AIA इंजीनियरिंग, KNR कंस्ट्रक्शंस, गॉडफ्रे फिलिप्स, G शिपिंग, वॉकहार्ड, ऑल कार्गो, एंजल वन, रेडिंगटन, सुंदरम क्लेटन, मेड प्लस, कोचिन शिपयार्ड 4% की तेजी आज इसमें भी बनी है। HEG, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, श्री रेणुका शुगर्स, यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन दिखा। जिंदल स्टेनलेस में भी आपने मूव बनती हुई देखी। LIC बताया कि नहीं बताया आपने? LIC तो जबरदस्त बड़े दिनों बाद बढ़ा है LIC लंबे समय बाद। हालांकि दिल्ली बड़ी दूर है, अभी भी IPO की प्राइस से तो बहुत ही दूर है, लेकिन फिर भी आज रिलीफ रैली एक जरूर परफॉर्मेंस तो दिखाई इसने, परफॉर्मेंस तो आई है कम से कम, जिस पर आप भरोसा करें। ओके, समाचार समाप्त हुए। 18,318 31 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी पर और 77 अंक नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी 42,059 के लेवल पर। सेंसेक्स बंद हुआ है 154 अंक नीचे 61,640 पर। नेस्डेक फ्यूचर्स पर है 90 पॉइंट नीचे। डाउ फ्यूचर्स नीचे है 125 पॉइंट, 0.5% का नुकसान डाउ फ्यूचर्स में, 2% का नुकसान नेस्डेक फ्यूचर्स में। और बड़े दिनों बाद कार्यक्रम में शामिल होने वाले वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। एक हफ्ते बाद कार्यक्रम में शामिल होने वाले कुणाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सब तो एक एक दिन बाद हुए, सुमित जी, किरण जी, अविनाश सर, सचिन जी और साथ ही साथ बाकी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के। कल सुबह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीप को इजाज़त दीजिए।